नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दोस्तों आपके संग आशीर्वाद। दोस्तों बात करेंगे आपके साथ अभी हम लोग साइंस टेक के अपडेट पार्ट्स पर। ये पार्ट दो पार्ट में बटा होगा दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ देर आज करेंगे, कुछ हम लोग बाद में देखेंगे इसका पार्ट। अब मैं आगे बता दूं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। इंडिया टॉप मोस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दोस्तों अनअकैडमी, जहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर दोस्तों जुड़े हैं आपके साथ। आइए जुड़िए हमारे साथ दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर ना केवल मैं बल्कि हमारे अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर जुड़े हैं दोस्तों। आप इनसे क्लास कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं दोस्तों। इन पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। टॉप रैंकर जुड़ रहे हैं दोस्तों, टॉप रैंकर लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। टोटल 169 सिलेक्शन हमने अनअकैडमी से दिए इस साल दोस्तों। यहाँ पर आपको लाइव मेंटोरशिप है। हमारे मेंटोर्स जो होंगे आप गाइड करेंगे, आपका टेस्ट आंसर चेक होंगे दोस्तों, बात 1-to-1 बात करेंगे, डाउट क्लियरिंग करेंगे दोस्तों। आपके प्लस क्लास होती हैं आपकी, वो तो क्लास होती ही होती हैं। जुड़ सकते हैं दोस्तों सभी हमसे। हम लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, सिंपली रेज योर हैंड। आप सवाल पूछ सकते हैं अपने एजुकेटर से, अपना क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, अपनी भाषा में पूछ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक दो सुविधाएं आपके लिए दोस्तों। आइकॉनिक पे आपके लिए पर्सनल गाइडेंस है, टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है दोस्तों आपके लिए। स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्टडी प्लानर भी है दोस्तों। फीस कितनी है सर? फीस दोस्तों प्लस का 44,000 फॉर 1 ईयर, और आइकॉनिक का फीस है दोस्तों 67,000 फॉर 1 ईयर आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए क्या करना है दोस्तों, मेरा एक कोड है, आप इसको यूज़ करेंगे। जब आप फीस पे करेंगे, कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही से जुड़ने का मौका मिलेगा मेरे साथ दोस्तों आपको। यहाँ पर केवल ऑप्शन करना चाहें तो फीस है दोस्तों 24,000 फॉर 1 ईयर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10 कोड। नए बैच शुरू हो चुके हैं दोस्तों, 18 अक्टूबर से नए बैच शुरू हो रहे हैं आपके लिए। या मेंस पर्टिकुलर बैच दोस्तों, आंसर राइटिंग बैच और क्वालिटी एनहेंसमेंट बैच लॉन्च हो रहे हैं आपके 18 अक्टूबर से दोस्तों। यहाँ पर वीकेंड करंट अफेयर्स बैच दोस्तों, ये आपका 2 अक्टूबर से लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर एवरी वीकेंड करंट अफेयर्स कराया जाता है दोस्तों। आप जुड़िए हमारे साथ 2022 के बैच के लिए। कारण क्या है सर, ये रणनीति है 7 मंथ की पीटी का मेंस की, 2 महीने की केवल कोर पीटी की, उसका प्री का एग्ज़ाम, उसका 3 महीने सर पूरा मेंस की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, ऐसी 2023 के लिए रणनीति हमारी है, प्री का मेंस पूरा कंप्रेहेंसिव। ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे कॉम्बैक्ट में जो पार्टिसिपेट करते थे बच्चे, उनकी रैंक भी आई है हमारे साथ यहाँ पर। तो जुड़िए हमारे साथ दोस्तों, कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। कॉम्बैक्ट के जरिए वो जुड़े और स्कॉलरशिप हासिल की और अनअकैडमी के पार्ट बने दोस्तों बच्चे। तो आप भी जुड़िए हमारे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में। एवरी संडे होता है सुबह 11 बजे, 17 अक्टूबर को होगा सुबह 11 बजे दोस्तों। जुड़िए हमारे साथ हमारे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अब एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो बात करने आइए साइंस टेक अपडेट के ऊपर दोस्तों। जितने हमारे पास टॉपिक हैं, एक बार क्विक स्कैन कर लें साइंस टेक टॉपिक का। साल भर पढ़ा है हम लोगों ने साइंस टेक को, बैचेज हुए हैं, क्लासेज हुई हैं साइंस टेक पे इतनी अपने आपके साथ। तो आइए बात कर लेते हैं, एक बार क्विक स्कैन कर लें। टॉपिक हम लगभग सभी पढ़ रखे हैं अपने ट्रेडिशनल और करंट अफेयर्स क्लासेस में। तो एक बात करते हैं हम लोग, उसको एक बार रिवाइज कर लें, क्या क्या टॉपिक है, एक बार लिस्ट को हम लोग स्कैन कर लें। एक लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास है करंट अफेयर्स की दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स सेशन की आपके साथ आज के, या एटलीस्ट साइंस टॉपिक में या साइंस टेक में क्या क्या टॉपिक मेरे पास हैं, बात करेंगे दोस्तों आपके साथ। तो हम लोग यहाँ बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो टॉपिक लिस्ट मेरे पास है, आप देख पा रहे हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है साइंस टेक के टॉपिक है। देखते कितने क्वेश्चन लोग का टॉपिक कर पाते हैं हम लोग अगले 2-3 घंटे के अंदर। प्रयास करेंगे काफ़ी टॉपिक हो जाए हमारे दोस्तों। चलिए प्रारंभ करेंगे बिना रुके हम लोग यहाँ पर। पहला टॉपिक दोस्तों जो चर्चा में रहा है साल भर, वो है कोरोना वैक्सीन को लेकर मामला। कोरोना वैक्सीन पर काफ़ी अपडेट्स आए हैं दोस्तों हमारे पास। तो कोरोना में क्या क्या अपडेट है दोस्तों, चार्ट के लिए एक बार स्कैन कर लें। एक मैं इंडेक्स बना दूंगा आपके लिए छोटा सा यहाँ पर, कि कोरोना में हमारे पास क्या क्या अपडेट है दोस्तों। देखिए कोरोना में क्या आपको चीज़ जाननी है यहाँ पर, अलग से बात करूँ तो एक जानना है आपको ट्रिप्स के प्रावधान, जो हमने पढ़े हैं अपने करंट अफेयर्स में और अपडेट साइंस टेक नोट्स में भी दोस्तों। तो ट्रिप्स की बात करें, जिसको लेकर ट्रिप्स की छूट को लेकर काफ़ी हंगामा रहा। एक तरफ अमेरिका, भारत और अफ्रीका के देश आ गए, वहीं हमारे सामने अगेंस्ट खड़ा रहा कौन, EU के देश खड़े रहे। वहीं कुछ देश हैं जो विरोध कर रहे थे इस प्रावधान का फ्री ना किया जाए, बात करेंगे इस पर दोस्तों। इसके अलावा कोवैक्स प्रोग्राम चर्चा में रहा साल भर। कोरोना में कोवैक्स प्रोग्राम जो WHO का प्रोग्राम है दोस्तों, आप जानते हैं, बात करेंगे इस पर हम लोग। या इसके संग जोड़ दूँ मैं ACT कार्यक्रम की बात भी करूँगा यहीं पर आपके साथ। ACT कार्यक्रम क्या है। संस्थागत से बाहर आइए तो वैक्सीन बनाने की बात करें तो वैक्सीन को लेकर mRNA वैक्सीन काफ़ी चर्चा में रही है। वैक्सीन बनाने के प्रकारों पर काफ़ी चर्चा रही। mRNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, ये वैक्सीन बनाई गई दोस्तों, इसकी बात इसकी भी करेंगे आपके साथ। ये वैक्सीन क्या है और कैसे बनती हैं,
इस पर हमने करंट अफेयर्स में क्लासेस की हैं आपके साथ, ट्रेडिशनल नोट्स में भी हैं अपने पास। तो वैक्सीन कैसे बनती है, mRNA वैक्सीन या DNA वैक्सीन, इसकी बात होगी दोस्तों साइंस में। कोरोना का जब भी अपडेट होगा तो यहाँ पर चर्चा रहेगी वो संस्थाओं की जो वेरिएंट जो आइडेंटिफाई कर रही थी, या मैं कहूँ आपसे जीनोम सिक्वेंसिंग का बहुत कम पॉइंट रहा हमारे पास। तो जीनोम सिक्वेंसिंग पर ट्रेडिशनल क्वेश्चन की उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए। तो भारत में जो संस्था तैयार की गई उसकी चर्चा भी करूँगा यहीं पर मैं आपके साथ। इंसाकॉक की बात भी करेंगे। अब भारत में जो तैयार की गई इंसाकॉक संस्था कोरोना वेरिएंट का आइडेंटिफाई करने के लिए, चर्चा इसकी भी होगी आपके साथ। इसके अलावा जो कोरोना को लेकर जो साइंस टेक में अपडेट हमारे पास हैं, एक हमेशा बोलते हैं हम लोग सर DNA या जीन टू प्रोटीन बनने की जो कहानी है वो एक बार देखना पड़ेगी आपको ट्रेडिशनल नोट से, जीन से प्रोटीन कैसे बनता है, इसकी चर्चा रहेगी दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें बड़े स्केल पर कार्यक्रम कोवैक्स हो गया, mRNA, ठीक है दोस्तों। एक बार स्कैन कर लेते हैं फटाफट आपके साथ अपनी PPT में क्या क्या है। तो IP राइट्स और वैक्सीन को छूट को लेकर मामला रहा दोस्तों, सब जानते हैं। ट्रिप्स के अंदर मामला गया जहां भारत ने मांग किया कि दोस्तों अमेरिका ने समर्थन दिया भारत की मांग को कि जो ये ट्रिप्स के प्रावधान हैं ये लागू ना हो आपके कोरोना वैक्सीन के ऊपर। दोहा डिक्लेरेशन ऑन पब्लिक हेल्थ, दोहा डिक्लेरेशन ऑन पब्लिक हेल्थ लागू ना हो, ये भारत ने कहा है अपने प्रस्ताव में, WTO को दिए प्रस्ताव में। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन पाई है अब तक, लेकिन भारत, साउथ अफ्रीका और अमेरिका एक साथ दिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जिसके बाद EU का थोड़ा नरम ढीला, EU कहता है कि मैं आसानी से दे देंगे, लेकिन अभी भी मुद्दा फंसा हुआ है दोस्तों आपके लिए। थोड़ा याद रखिएगा, चर्चा होती रहेगी। ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है, दोहा डिक्लेरेशन पब्लिक हेल्थ, ये आपके काम का रह सकता है दोस्तों। तो दोहा डिक्लेरेशन पब्लिक हेल्थ, इसको ढंग से देखेंगे आप लोग, ये काम का रहेगा। आपने देख ही लिया, पढ़ा है हमने, एक्चुअली में पढ़ा भी हम लोगों ने इसको। तो दोहा डिक्लेरेशन पब्लिक हेल्थ अपनी करंट अफेयर्स क्लास में भी किया हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों आपके साथ। ये कुछ एरर आ गई है प्रारंभ होते ही, 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए, तो यहाँ पर ट्रिप्स को लेकर हंगामा रहा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो ट्रिप्स के अलावा दोस्तों कोवैक्स प्रोग्राम की बात करें। कोवैक्स प्रोग्राम जानते हैं आप लोग दोस्तों, क्या है कोवैक्स पूरा नाम? कोवैक्सीन के लिए बनाया गया प्रोग्राम है दोस्तों, जिससे दुनिया के देशों तक एक्सेस हो सके ट्रीटमेंट ऑफ कोविशील्ड। जी हाँ दोस्तों, पूरा नाम क्या है? कोवैक्सीन। कोवैक्स का पूरा नाम कोविड वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोविड-19 के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, इलाज के लिए, टेस्टिंग के लिए या फिर उसकी वैक्सीन के लिए जो भी आवश्यक टूल्स एंड टेक्निक या वैक्सीन है, उसकी उपलब्धता दुनिया के हर देश को हम कर पाएँ। फिर सुन लीजिए, आपको अगर उसके लिए टेस्टिंग मटेरियल चाहिए, RT-PCR किट चाहिए, RT-PCR किट आपको चाहिए, या फिर आपको वेंटिलेटर चाहिए इलाज के लिए, उसके थेरेपेटी के लिए, आपको उसके थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के लिए, आपको इलाज के लिए मास्क चाहिए, या फिर आपको वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए उसके लिए, या फिर इसको रोकने के लिए वैक्सीन की आवश्यकता है। तो उन तीनों के स्तर पर ही हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कोवैक्स प्रोग्राम काम कर रहा है। कोवैक्स प्रोग्राम क्या है सर? कोवैक्स प्रोग्राम में ना केवल WHO बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी संस्थाएं सपोर्ट कर रही हैं। गावी सपोर्ट कर रही है, सेपी सपोर्ट कर रही है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है दोस्तों साथ में जुड़ा हुआ है इसके, वेलकम ट्रस्ट है इसके साथ। दुनिया की बहुत बड़ी संस्थाएं दोस्तों जुड़ चुकी हैं इसमें। और अल्टीमेट गोल क्या है कोवैक्स का? दुनिया के गरीब देशों तक तीनों प्रकार की चीज़ें, यानी कहें तो हम लोग टेस्टिंग किट, थेरेपेटिक किट, उपचारात्मक किट, और तीसरा दोस्तों हमारे पास है, उन तक पहुंचा पाएँ वैक्सीन को हम लोग। तो कोवैक्स प्रोग्राम में मदद कर रहे हैं दोस्तों, भारत मदद कर रहा है यहाँ पर। तो वेलकम ट्रस्ट, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक भी शामिल है इस कार्यक्रम में, इसके साथ वर्ल्ड बैंक भी शामिल है दोस्तों। ये सभी संस्थाएँ शामिल हैं कोवैक्स कार्यक्रम में। ठीक है दोस्तों, याद रखें, काम आएगा आपके लिए। चलिए, तो AMC, इसके तहत AMC एक वर्ड आता है दोस्तों, एडवांस मार्केट कमिटमेंट। कुल मिला के देशों तक पहुंचाने के लिए जो फाइनेंस की आवश्यकता है वो सब लोग फंड करेंगे मिलकर दोस्तों। ये सब लोग फंड कर रहे हैं कोवैक्स कार्यक्रम के तहत। ठीक है, चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मेलिंडा फंड, WHO, ये सभी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं दोस्तों इसके साथ, काम आएगा आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों चर्चा रही, बता दूँ मैं आपको, वैक्सीन बनाने को लेकर ये बहुत चर्चा रही है। mRNA वैक्सीन और DNA वैक्सीन दोस्तों, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है रिकॉम्बैक्ट DNA तकनीक, रिकॉम्बैक्ट DNA तकनीक पढ़ी दोस्तों। mRNA वैक्सीन और DNA वैक्सीन, याद करें क्या था? DNA वैक्सीन क्या थी सर? कोरोना वायरस का वो पार्ट दोस्तों जिससे स्पाइक प्रोटीन बनता है, कोरोना का वो जीन जिससे स्पाइक प्रोटीन बनता है दोस्तों, अलग कर लें हम लोग फटाफट। पहले तो मान लीजिए वो जीन का नाम X रख दूँ मैं, वो जीन हो गया X जीन, इसको मैंने निकाल लिया कोरोना वायरस से। उसके बाद आपको याद होगा, हम बात करें प्लाज्मिड की, जो निकलता है बैक्टीरियम से। आपको रिकॉम्बैक्ट तकनीक याद हो दोस्तों, रिकॉम्बैक्ट DNA की तकनीक याद हो, हमने पढ़ा है रिकॉम्बैक्ट DNA तकनीक। रिकॉम्बैक्ट DNA तकनीक, DNA पुनर्संयोजन की बात होती है दोस्तों, जहाँ पर बैक्टीरियम से निकाले गए प्लाज्मिड की बात कर रहा हूँ, उसमें आप जीन जोड़कर उसकी संख्या को डबल या आगे बढ़ा सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने जो जीन है वो जोड़ दिया प्लाज्मिड के अंदर,
पढ़ा है हम लोगों ने। इसके लिए हमारे पास बायोनिक कैंची या जैविक सीज़र होती है, जैविक कैंची होती है। तो बायो सीज़र्स में हम एंजाइम का यूज़ करते हैं दोस्तों, याद होगा आपको, पढ़ा है हम लोगों ने। प्लस एंजाइम के अलावा हम यूज़ करते हैं चिपकाने के लिए लाइगेज का या जैविक ग्लू का प्रयोग करते हैं चिपकाने के लिए उस स्थान पर जहाँ चिपकाना है हमको जीन। याद होगा दोस्तों किस प्रकार प्लाज्मिड को खोलकर उसके अंदर डीएनए चिपकाया जाता है, उसके अंदर आवश्यक जीन चिपकाया जाता है, जिससे एक नया प्लाज्मिड बनता है और वो आपके शरीर की कोशिका में एंटर कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो डीएनए वैक्सीन जो तैयार की गई है उसमें प्लाज्मिड को एंटर कराया जाएगा आपकी कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर, जिससे आपकी कोशिका क्या करेगी, आपकी सेल क्या करेगी दोस्तों, हमारी सेल में वो जीन आ गया तो हम भी स्पाइक प्रोटीन बनाना चालू कर देंगे, यानी मेरी जो कोशिका है उस पर भी वो भी स्पाइक प्रोटीन बना पाएगी। उसके बाद आपकी बॉडी में स्पाइक प्रोटीन बनेगा, आपकी बॉडी का एंटीबॉडी समझ जाएगा भैया कोई फॉरेन एलिमेंट है, विदेशी तत्व है ये, और वो इसको किल कर देगा। तो आपकी एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगे इस प्रकार आपके शरीर में, जो स्पाइक को देखते ही मार देते होंगे। तो भविष्य में कोई कोरोना वायरस आ भी गया तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुके होंगे। अभी आपके शरीर में कोरोना वायरस आता है, 15 दिन का समय लगता है, उसके बाद एंटीबॉडी बनते हैं। इस तकनीक से पहले से एंटीबॉडी बने होंगे, वायरस आएगा भी तो डरने की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों। डीएनए वैक्सीन सिमिलर लाइन पे एमआरएनए वैक्सीन बिल्कुल यही काम करना है, जीन को अलग करना है। बस यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इस जीन को सीधा हमें कोशिका के अंदर डाल देना है। इस जीन को यहाँ पर हम प्लाज्मिड के साथ केंद्रक में डाल रहे हैं। अंतर समझिए दोनों, फटाफट देख लेते हैं एक बार अंतर। डीएनए वैक्सीन में क्या हो रहा है दोस्तों, जो अपने प्लाज्मिड तैयार किया है, नया वाला प्लाज्मिड तैयार हुआ है दोस्तों, उसका रंग में कुछ और कर दूँ यहाँ पर, ये हमने तैयार किया है नया जीन लगाकर, ये नया प्लाज्मिड है। इसको मैं कहाँ डाल रहा हूँ, अपने सेल के न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर, ठीक है। एमआरएनए वैक्सीन में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग केवल जो स्पाइक प्रोटीन का जो आरएनए है, स्पाइक प्रोटीन का जो जीन है, उसे हम सीधे अपनी कोशिका में डालेंगे, अपनी सेल न्यूक्लियस में नहीं, कोशिका में डालेंगे जहाँ राइबोसोम काम कर रहा है आपका, और वो क्या करेगा सर, इससे प्रोटीन तैयार कर देगा। यानी सीधा काम कर रहे हैं हम लोग, सीधा आपकी बॉडी प्रोटीन तैयार करेगी, यानी स्पाइक प्रोटीन तैयार करना चालू कर देगा, फिर एंटीबॉडी बन जाएगा, फिर काम खत्म दोस्तों। तो बहुत काम की हैं दोनों वैक्सीन, भारत में तैयार कर ली गई हैं, काम आ सकती हैं आपके लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग टॉपिक पर आगे चलते हैं आपके साथ। चलिए अगला टॉपिक लूँगा दोस्तों मैं, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, एनटीडी की बात कर लें। एनटीडी क्या है, एनटीडी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की बात करें दोस्तों, ऐसी बीमारियां जो बहुत कम लोगों को होती हैं, इनके कहना चाहिए एक प्रकार से ध्यान नहीं दिया था उनकी तरफ, उनकी बात कर रहे हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसी बीमारियां जो आमतौर विकासशील देशों में होती हैं, पानी की गंदगी के कारण, सैनिटेशन या हेल्थ केयर ना होने के कारण इन देशों में ज़्यादातर देखी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनके लिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा नहीं बनती हैं, ठीक है सर। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने क्या घोषित किया है दोस्तों, 30 जनवरी को घोषित किया है इंटरनेशनल या वर्ल्ड एंटी डे दोस्तों, ये घोषित किया है 30 जनवरी को, किसने, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने। तो विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को घोषित किया है एंटी डे, ठीक है सर। अब इसमें होगा क्या, बहुत सारी बीमारियों को आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने सर यहाँ पर, जैसे लिश्मानिया की बात करें, लेप्रोसी की बात करें, या फिर हम लोग फाइलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया भारत में काफ़ी होता है, ट्रैकोमा आँखों की बीमारी है सर जो होती है। तो कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं जिनको ख़त्म करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ध्यान नहीं दिया जाता, निगलेक्टेड है आमतौर पर ये। तो इनके इलाज तैयार किए जाएंगे, गरीब देशों तक पहुँचाए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, जिससे हम SDG गोल नंबर 3 हासिल कर सकें। SDG गोल नंबर 3 हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य, याद रखना है। तो गोल 3 हासिल करने ज़रूरी है कि हम लोग एनटीडी पर भी पर्याप्त ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मदद करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, ग्लोबल कोलैबोरेशन टू फाइट एनटीडी, जी हाँ, लंदन घोषणा पत्र याद रखेंगे। इसके लिए हम लोग लंदन डिक्लेरेशन जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य है एनटीडी के खिलाफ एक वैश्विक समूह तैयार करना। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इससे इंस्पायर होकर दोस्तों मैं कहूँ तो एक रोड मैप तैयार कर लिया है कि कैसे इसको दूर किया जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर जारी किया गया इस साल, WHO ने एनटीडी रोड मैप जारी कर दिया। तैयार किसने किया था, वर्ल्ड हेल्थ बात कर रहे हैं यहाँ पर, WHO ने जारी किया था 2020 में ये रोड मैप। अब जारी हो गया कि 2030 तक कैसे ख़त्म की जाएंगी एनटीडी डिजीज़। याद रखिए उस डिजीज़ का नाम चर्चा आ सकती है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डिजीज़ के नाम यहाँ पर। हुकवर्म की बात कर, लिश्मीनिया की बात कर, लेप्रोसी की बात करें, कुछ नाम हैं जो आपके लिए चर्चा में रह सकते हैं दोस्तों। तो एनटीडी की बात हुई आपके साथ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। 5G दोस्तों, 5G चर्चा में रहा, तो साल भर चर्चा में रहा है दोस्तों। 5G के बारे में क्या क्या आपको जानना चाहिए बता दूं मैं आपको दोस्तों। पहली बात तो 5G यूज़ तो खैर अब अनलिमिटेड यूज़ है इसके। इम्पॉर्टेंट बात है इसके बैंड्स के बारे में दोस्तों, नॉलेज होना चाहिए आपको इसके बैंड्स के बारे में। 5G के 3 बैंड्स नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ट्रेडिशनल नोट्स में पढ़ा है आपने, प्लस हमने अभी
इसको लास्ट से पढ़ाई भी था मैंने 5G आपको। तो 5G के बारे में तीनों बैंड, हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, लो फ्रिक्वेंसी बैंड या अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी बैंड, यानी कम आवृत्ति वाला बैंड, मध्यम आवृत्ति वाला बैंड और उच्च आवृत्ति वाला बैंड। स्पेसिफिक कनेक्शन देना होगा, हाई स्पीड कनेक्शन देना होगा दोस्तों, तो यूज़ करेंगे हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी बैंड को। कम स्पीड वाले कनेक्शन, आम जनता को कनेक्शन देना है तो यूज़ करेंगे कम आवृत्ति वाला बैंड, लो फ्रिक्वेंसी बैंड को दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आमतौर पे हम लोग इसके यूज़ करते हैं मिलीमीटर स्पेक्ट्रम की बात भी करते हैं। मिलीमीटर स्पेक्ट्रम यानी आवृत्ति मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है उसकी, और उसमें कहना चाहिए मुझे उसकी वेवलेंथ कम है अगर ऐसे देखा जाए तो मिलीमीटर की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। मिलीमीटर तुलनात्मक रूप से आप जा रहे हैं इंफ्रारेड की ओर या आप जा रहे हैं एक हाई फ्रिक्वेंसी बैंड की ओर आप जा रहे हैं, यानी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड लेते हैं आप, लेकिन उसमें वेवलेंथ काफ़ी कम होगी इस केस में। तो यहाँ पर वेवलेंथ बहुत दूर तक नहीं जाएगा सिग्नल, लेकिन बहुत स्पीड में जाएगा सिग्नल दोस्तों। तो हाई फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, ये नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तीनों बैंड की आपको नॉलेज होना चाहिए, लो बैंड स्पेक्ट्रम, मिड बैंड स्पेक्ट्रम और हाई बैंड स्पेक्ट्रम। लिमिटेड कवरेज होगा लेकिन इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होगी हाई बैंड में दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसमें। बाकी AI में यूज़ कर सकते हैं इसका, या IoT में यूज़ कर सकते हैं। ड्राइवरलेस कारें आ गई हैं दोस्तों, उसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ये चर्चा होती रहेगी आपके साथ। तो 5G के अनलिमिटेड यूज़ हैं आपके लिए, सारे कीवर्ड आपके काम आ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5G से बाहर आएँ। अभी 5G मैंने कुछ दिनों पहले ही बात की थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ न्यूक्लियर पावर की बात मैं कर दूं आपके साथ, खासकर फ्यूज़न की बात कर दूं, सलायन की बात कर दूं मैं आपके साथ दोस्तों। तो हाल ही में 2-3 रिएक्टर चर्चा में रहे हैं सलायन वाले, फ्यूज़न वाले, जिसमें से चाइना का ईस्ट टोकामैक रिएक्टर दोस्तों। ईस्ट टोकामैक चाइना ने बनाया है अपना। टोकामैक रिएक्टर जानते हैं, टोकामैक पढ़ा है हम लोगों ने। टोकामैक क्या होता है? फ्यूज़न रिएक्टर, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न कराया जाता है दोस्तों, हल्के हाइड्रोजन को टकरा कर हीलियम बनाई जाती है। तो यहाँ पर चाइना ने क्या किया है दोस्तों, ईस्ट टोकामैक डिवाइस तैयार कर लिया है अपना, और क्रिटिकल हो गया, मतलब इस टेम्परेचर को उसने अचीव कर लिया है। पूरा नाम ईस्ट का एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक दोस्तों, या चीन का कृत्रिम सूर्य बोलते हैं। हमने ITR पढ़ा है आपके साथ कई बार, ITR मैंने कई बार कराया दोस्तों आपको। तो ITR की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसका वो तो इंटरनेशनल ITR, वहीं ईस्ट जो है ये चाइना का अपना स्पेसिफिक है दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं लगभग 16 करोड़ डिग्री तापमान प्राप्त कर सकते हैं इसके ज़रिए आराम से हम लोग यहाँ पर। चलिए याद रखिएगा, इसकी सहायता से फिर हाइड्रोजन टकराकर हीलियम बनेगी और आप एक सलाइन ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। तो चाइना का ईस्ट रिएक्टर याद रखिएगा। इसी तर्ज पर कोरिया ने भी तैयार किया, साउथ कोरिया का के स्टार चर्चा में रहा दोस्तों, के स्टार चर्चा में रहा, साउथ कोरिया का है ये, कोरियन टोकामैक रिएक्टर की बात होती है ये। तो यहाँ पर साउथ कोरिया ने बनाया अपना टोकामैक के स्टार। बाकी ITR तो आपको नाम याद रखना ही है, UPSC का फेवरेट है ITR दोस्तों, ITR पे काम होता ही रहता है हमारे यहाँ पर। ITR के मेंबर कौन कौन है दोस्तों? 7 मेंबर हैं ITR के, आपको याद रखने हैं। ITR के 7 मेंबर चाइना, EU, इंडिया, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया और US। जी हाँ दोस्तों, तो ये 7 देशों का समूह है अपने आप में जो जुड़ा है। 7 ग्रुप हैं दोस्तों जुड़े हैं आपके साथ, मुझे कहना चाहिए लगभग आप जुड़े हैं इस ITR प्रोजेक्ट में। 35 साल की परियोजना है दोस्तों। कहाँ बन रही है आप जानते हैं? फ्रांस के कडाश में बन रही है सर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामैक बन रहा है। ITER ग्लोबल प्रोजेक्ट है। भारत की पार्टनरशिप भी दोस्तों लगभग 5/11 की है, 5/11 भाग भारत पे करेगा इस प्रोजेक्ट का दोस्तों, ठीक है। याद होगा ITR कब चालू हुआ था दोस्तों? 1985 में चालू हुआ था। ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है फ्रांस के दक्षिणी फ्रांस के कडाश में, ठीक है। ITR पूरा नाम इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। PM साहब ने अपनी बातों में, अपनी स्पीच में इसका उल्लेख भी किया था। ITR का इसी चर्चा में रहा दोस्तों। तो ये हुई सलायन की बात आपके साथ। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग यहाँ से दोस्तों। तो बताया मैंने फंडिंग बटी है 7 भागों में। तो यहाँ पर मुझे कहना चाहिए, तो ये लगभग आपके मान सकते हैं, लगभग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 11 भागों की। तो 11 में से 6/11 एक देश देता है, बाकी सब 5/11। ये सब फंडिंग कौन करता है? EU बहुत फंडिंग करता है दोस्तों, याद रखिएगा इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। टेलीमेडिसिन पर काफ़ी चर्चा रही दोस्तों साल भर। टेलीमेडिसिन मतलब E-संजीवनी की बात कर रहा हूँ मैं। आपको याद होगा E-संजीवनी पोर्टल तैयार किया भारत सरकार ने। 2 टाइप के पोर्टल हैं यहाँ पर E-संजीवनी में। डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जहाँ हमारे रूरल एरिया के डॉक्टर सीधे कंसल्ट कर सकते हैं अपने सीनियर या अपने समकक्ष शहर के डॉक्टरों से, अर्बन डॉक्टर से। वहीं एक है डिजिटल OPD या EOPD, जहाँ पर मरीज़ सीधे बात कर सकता है कंसल्ट डॉक्टर के साथ। EOPD लॉन्च हो गई दोस्तों। संजीवनी में 2 प्रोग्राम है, आप याद रखिएगा। E-संजीवनी के 2 पार्ट हैं दोस्तों। डेवलप किया है इसको CDAC ने, डेवलप किया है हमारे पुणे के CDAC ने दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। 2 पार्ट हैं, 2 मॉड्यूल हैं दोस्तों। बताया मैंने आपको E-संजीवनी OPD, जहाँ पर पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन है।
पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन है, ऑनलाइन कंसल्टेशन है। और दूसरा सर अपना है यहाँ पर बताया मैंने आपको डॉक्टर टू डॉक्टर का ई संजीवनी, डॉक्टर डॉक्टर कंसल्टेशन। चलिए, इसमें कुछ और ख़ास नहीं करना है हमको। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो ई संजीवनी है वो ई संजीवनी डॉक्टर डॉक्टर कंसल्ट को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो हमारी आयुष्मान भारत के तहत चल रही है उसके तहत जोड़ा गया। यानी गांव के जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर होंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र जो हमारे हैं, इनके डॉक्टर्स हमारे जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ या अन्य डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकेंगे। तो इसको जोड़ा गया आयुष्मान भारत के साथ भी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। इसके अलावा चर्चा रही वज्र कवच की। वज्र कवच क्या, वन लाइन याद रखिएगा, स्टार्टअप कंपनी इंदिरा वाटर इसने तैयार किया दोस्तों। इसका स्टार्टअप कंपनी ने क्या है, ये जो आपके पीपी किट होते हैं या मास्क होते हैं, एक बार डॉक्टर को यूज़ करना फेंकना पड़ता है, इनको वेस्ट पड़ जाता है। यदि वज्र कवच में रख दीजिए तो टेम्परेचर मेंटेन होगा और ये क्लीन हो जाएंगे, हाइजीन हो जाएंगे, दोबारा इनका रीयूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये क्या है, ये क्या करेगा दोस्तों, रिमूव कर देगा किसी प्रकार का कोई कोविड वायरस चिपक गया है अगर इस पीपी किट पर, तो रख दीजिए इसके अंदर, ये सुरक्षित करके निकालेगा बाहर और डिजीज़ फ्री कर देगा आपके मास्क को या पीपी किट को। इसका नाम है वज्र कवच, तैयार किया गया है हमारी स्टार्टअप इंदिरा वाटर के द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ। चलिए, बायोरॉक टेक्निक दोस्तों क्या है, बायोरॉक टेक्निक यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, गुजरात में हम लोग क्या कर रहे हैं, गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ ओखा के पास क्या कर रहा है सर, वो द्वारका ओखा के पास क्या कर रहा है, गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गुजरात समुद्र की गहराई में जाकर, तल में जाकर दोस्तों आर्टिफिशियल कोरल पैदा करने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, बायोरॉक का मतलब है यहाँ पर आर्टिफिशियल कोरल बनाने का प्रयास हो रहा है दोस्तों। तो गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस हमारा ZSI यानी कि भारत का वनस्पति सर्वेक्षण, ये क्या कर रहे हैं सर, समुद्र की तली में जाकर इस प्रकार का ढांचा तैयार करेंगे और कैथोड एनोड का बीच में कनेक्शन होगा, पावर मिलेगी सोलर पावर से दोस्तों। तो ढांचा प्लस नीचे कैथोड एनोड होगा। पानी जब होगा, जब कैथोड एनोड की पानी आता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, विद्युत अपघटन होगा और लवण या सॉल्ट चिपक जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आके आपके, तो चिपक जाएंगे, सॉल्ट अगर चिपक गए तो उस पर कोरल बनना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिफिशियल कोरल तैयार कर रहे हैं हम लोग गुजरात के तटों पर दोस्तों, तो इसे कहते हैं हम लोग बायो रॉक टेक्निक दोस्तों। ठीक है, बायो रॉक टेक्निक याद कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर आराम से। एक शब्द और दूंगा मैं इसके लिए आपको, यहाँ पर एक शब्द और दे दूंगा यहाँ पर मैं बायो रॉक टेक्निक के अलावा। ठीक है, हो जाएगा सर ये। तो यहाँ पर क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, कैल्शियम आयन जो होंगे सर तोड़ देगा उनको, यहाँ पर पानी के अंदर जो सॉल्ट है उनको तोड़ेगा, चिपकेंगे कैथोड एनोड पर और उसके बाद वहाँ पर कोरल बनना आराम से चालू हो सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये है आपके काम का तकनीक, बायो रॉक तैयार हो रहा है वहाँ पर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। इंडिया जीनोम कंसोर्टियम की बात करें, सुन लीजिए यहाँ पर इंसाकॉक की बात आई दोस्तों। इंसाकॉक क्या है, भारत द्वारा तैयार किया गया भारत की 10 सरकारी लैब्स का एक समूह है। इनका काम क्या होगा, कोरोना के जीनोम का स्टडी करना, जो डिफरेंट वेरिएंट आते हैं उसका स्टडी करना इनका मुख्य काम होगा दोस्तों। तो इंडिया जीनोम कंसोर्टियम की बात कर रहे हैं, इन्हें 13,000 सैंपल अभी तक कर चुके हैं दोस्तों, ज़्यादा ही कर चुके होंगे अब तो ये इंसाकॉक क्या है, भारत की 10 सरकारी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क, एक लैब, जो क्या करेगा दोस्तों, जो यहाँ पर डिफरेंट वेरिएंट जो आते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीनोम का स्ट्रक्चर अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों। तो भारत की 10 लैब को मिलकर तैयार किया गया है दिसंबर 2020 में यहाँ पर, और इसका मेन काम क्या होगा, मॉनिटरिंग द जीनोमिक चेंज ऑफ सार्स, यानी डिफरेंट वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आ रहे हैं इनकी जांच करेगा दोस्तों यहाँ पर। तो पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग इसको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इंसाकॉग में। आगे बढ़ते हैं आपके साथ दोस्तों। ठीक है, अच्छा, काम की बात जारी है दोस्तों। भारत में जीनोम में काफ़ी रिसर्च हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग में काफ़ी काम कर रहे हैं आजकल हम लोग। इंसाकॉग तो खैर कोविड के लिए हो गया, लेकिन अदर देन इंसाकॉग भी और काम कर रहे हैं दोस्तों। उसमें से एक है आपका GIP प्रोजेक्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। किसने चालू किया दोस्तों, 2020 में इसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लॉन्च कर चुका है दोस्तों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तर्ज पर भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसमें 10,000 भारतीय लोगों के जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप के होंगे, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन के होंगे, अंडमान के लोग होंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन होंगे, हमारे जम्मू कश्मीर से, हमारे यहाँ पर जो अन्य समुदाय हैं, ये जो हमारे डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं हमारे यहाँ पर, चाहे वो निग्रोटो समुदाय के हों या मंगलोइड समुदाय के हों या फिर वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस समुदाय के हों, अल्पाइन समुदाय के हों, मेटेरियन समुदाय के हों, उनका जीनोम लिए जाएंगे दोस्तों, उनका जीनोमिक सीक्वेंस तैयार किया जाएगा। तो 10,000 लोगों के हम जीनोमिक तैयार कर रहे हैं दोस्तों। जीनोम मैपिंग की बात करें तो कौन कर रहा है सर इसको, ISC बेंगलोर जो हमारा है, ISC बेंगलोर
उसके अंदर एक सेंटर काम करता है दोस्तों, सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च हमारा जो है ये काम करता है ऐसी बेंगलोर में, मदद करेगा डीबीटी की यहाँ पर मैपिंग करने में, जीनोम सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करने में। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, किसी भी डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर खोल के रख देना कि कौन से जीन हैं, कौन से नहीं, और किस जीन से क्या होता है, दैट वन इज जीनोम सीक्वेंसिंग। तो भारत में अपना जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। शुरुआत की गई है डीबीटी के साथ। डीबीटी कौन है, मंत्रालय है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के तहत आता है। डीबीटी आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 2020 में जीआईपी, याद रखिएगा। एक और नाम याद रखिएगा जीआईपी के अलावा दोस्तों, इंडिया जैन, जी हाँ इंडिया जैन, ये भी भारत का जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है। एक है जीआईपी, किसका है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, अलग है वो, ये थोड़ी सी कहानी थोड़ी अलग है दोस्तों। इंडिया जैन क्या है सर, ये हमारा सीएसआईआर ने लॉन्च किया है। इंडिया जैन पूरा नाम इंडिया जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, जीआईपी से अलग सीएसआई ने लॉन्च किया दोस्तों। इसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं लगभग 1000 भारतीयों के जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार करना है। तो ये बड़ा हिस्सा है, 10,000 जीनोम वो आप चला रहे हैं जीपीआई के तहत, लेकिन यहाँ पर जो सीएसआईआर है वो लगभग 1000 भारतीयों के जो अलग एथनिक समूह के होंगे उनके एक सैंपल लेगा और उनका ह्यूमन जीनोम तैयार करेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें सीएसआईआर के साथ कौन कौन है दोस्तों, यहाँ पर सीएसआईआर के साथ हमारी हैदराबाद की सीसीएमबी, या बेसिकली उसकी संस्थाएं जो सीएसआईआर की लैब है दोस्तों, और आईजीआईबी लैब। तो याद रखिए 2 संस्थाएं सीएसआईआर की पार्ट कर रही हैं इसमें, सीसीएमबी सेंटर फॉर सेलो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दोस्तों। तो 2 संस्थाएं आपके काम आएंगी ये इंडिया जैन परियोजना। तो जीआईपी हो गया इंडिया में और इंडिया जैन हो गया। एक और सुन लीजिए, एक और सुन लीजिए दोस्तों, काम आने वाला है आपको यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जानती हैं आप लोग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अमेरिका में चलाया गया दोस्तों, 1989 में चलाया गया था। डॉक्टर क्रेग वेंटर की देखरेख में बाबा नोबेल प्राइज़ मिला बाद में उनको, ह्यूमन का जीनोम तैयार करने के लिए अमेरिका में चलाया गया था 1989 में दोस्तों। 2003 में पूरा हुआ ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एडिशनल नोट्स में पढ़ते हैं आप और इसकी चर्चा होती रहती है आप लोगों के साथ यहाँ पर दोस्तों। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका मानव जीनोम परियोजना स्टार्ट हुई थी 2003 में और चर्चा में रही दोस्तों, ठीक है। ये भी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। जीआईपी हो गया हमारा, ठीक है, ओके। आइए दोस्तों बात करते हैं हम लोग बाकी टॉपिक्स पर आपके साथ। एएमआर पे बात करते हैं, आइए एएमआर पे चर्चा रही। एएमआर दोस्तों, एएमआर से कई बार बात की हम लोगों ने, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इस पर अपडेट क्या है इस बार सर? इस पर इस बार विशेष अपडेट हमारे पास नहीं है, कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन पुरानी बातों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी लगातार कई सालों से बैक टू बैक क्वेश्चन पूछ रहा है। सुन लीजिए आप दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एएमआर पे नया टर्मोलॉजी क्या क्या हमारे काम की, जो भी हाल में एएमआर जानते हैं, बैक्टीरिया का सुपर बग बन जाना, सुपर बग बीमारी कह लीजिए इसको आप, सुपर बग कहते हैं हम लोग इसको, ABRV कहते हैं एक नाम इसका, कि जब बैक्टीरिया सुपर बग बन सकता है, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है, उसे हम ABR कहते हैं, AMR कहते हैं, इसका एक नाम AMR होता है दोस्तों, ठीक। कई नाम है इसके, सबका मालिक एक, लेकिन मालिक क्या है यहाँ पर, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस आ गया हो। फाइन दोस्तों, अच्छी बात है। आइए चर्चा कर दूं मैं आपके साथ यहाँ पर। ओके, अपडेट क्या है सर? अपडेट कुछ खास नहीं है दोस्तों। एक शब्द अवेयर चर्चा में रहा आपके साल। अवेयर क्या है दोस्तों? WHO का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत हम एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका 3 कैटेगरीज़ में। एंटीबायोटिक्स जो आप आराम से ले सकते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह पर विशेष परिस्थिति में दिए जाएं, और ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कभी नहीं दिए जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, जिसका आप यूज़ कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि भैया एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको। चलिए वर्चुअल टूर कर लेते हैं छोटा सा आपके साथ। एक बार हम लोग वर्चुअल टूर करेंगे दोस्तों यहाँ पर। अवेयर, WHO, ABR, AMR, ठीक है। अवेयर आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, AWARE। अवेयर क्या है यहाँ पर? अवेयर एंटीबायोटिक्स को केयर से, एंटीबायोटिक्स को बहुत ढंग से हमको यूज़ करना है दोस्तों। हमको क्या करना है, यूजफुल टू रिड्यूस एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस एंड इंश्योर एक्सेस। तो क्या करना है, एक्सेस जिन तक आप दवाएं ले सकते हो, ऐसे एंटीबायोटिक्स को आराम से खा सकते हो। एक्सेस कुछ पे निगरानी करनी है, ज़्यादा नहीं खाना है, और कुछ बिल्कुल रिजर्व करने हैं। ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बिल्कुल लास्ट केस में आदमी मरने वाला, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, तब देंगे आप।
तो यहाँ पर 25 मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होती हैं उसके लिए एक्सेस कर पाओ, आराम से वॉच कर पाएँ। AWARE अवेयर, तीनों को मिला दीजिए दोस्तों। ए यहाँ से लीजिए, WA यहाँ से लीजिए और RE यहाँ से लीजिए, अवेयर। तो क्लासिफिकेशन कर दी हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर 3 पार्ट में। एक्सेस यानी आसानी से उपलब्ध एंटीबायोटिक, निगरानी डॉक्टर की परमिशन से, और RE दोस्तों मतलब रिजर्व कैटेगरी के हैं, इनको आप नहीं देंगे, बिल्कुल लास्ट केस में ही आप इसको देना पसंद करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर तो राइट एंटीबायोटिक एट द राइट टाइम, ये इसका थीम है। कॉन्सेप्ट किसका है दोस्तों? ये WHO लिखा है, देख रहे हैं ऊपर साइड में WHO लिखा हुआ है, अवेयर कैंपेन, थोड़ा काम आएगा, याद रखिएगा। अवेयर ये चर्चा में रहा दोस्तों, 3 प्रकार से बांटा आपने, AWARE दोस्तों। ठीक है, ये काम रहा। इसके अलावा याद रखिएगा, मैं अपडेट करा दूँ यहाँ पर 3-4 चीज़ें। ओके, 2015 के दिख रहा है हमको यहाँ पर। ओके, इसको देख लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 2015 में दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 15 में, और यहाँ एक जारी किया गया था ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR। ठीक है, ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR जारी किया गया दोस्तों कब? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 2015 की। उसमें ये कहा गया भैया हर राष्ट्र, हर नेशन क्या करेगा? डेवलप करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा क्या? अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना। हर देश को एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार करना होगा कि वो कैसे निपटेगा AMR से, तैयार करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेप उठाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उठाया तो पहले भी गया था, हमारे यहाँ 2012 में चेन्नई घोषणा पत्र जारी हो गया था AMR पर। तो हम तो बहुत पहले से कंसर्न लेके चल रहे हैं इस बीमारी को दोस्तों। घोषणा पत्र, चेन्नई डिक्लेरेशन ऑन AMR हमने जारी किया था 2012 में दोस्तों, काफ़ी पुरानी बात हो गई। लेकिन अगर ग्लोबल स्केल पे देखें तो पहला हुआ था ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR, ये जारी हुआ। इसमें कहा गया कि हर देश ये बताए, ये प्लान तैयार करे कैसे निपटेगा वो AMR की समस्या से। हमने भी साइन किया इस ग्लोबल एक्शन प्लान पर, और उसके बाद भारत ने अपना क्या किया दोस्तों? 2017 में हमने खुद का एक्शन प्लान जारी कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, भारत अपना एक्शन प्लान जारी कर चुका है 2017 में, पहला पार्ट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है दोस्तों? AMR से निपटने के लिए 2016 में क्या हुआ दोस्तों? एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ, एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। किसके बीच? FAO, WHO और एक एनिमल का जो WHO है दोस्तों, उनका विश्व स्वास्थ्य संगठन फॉर एनिमल जो हमारे यहाँ पर है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, नाम चर्चा बहुत आती रहती है इसके बारे में। पशु विश्व स्वास्थ्य संगठन जो इनका है उसकी बात करें, और WHO हमारा इंसानों के लिए, और OIE फ्रेंच एक्रोनिम है लेकिन पॉइंट नहीं हमारे लिए, हमारे नाम है सर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ एनिमल हेल्थ। तो तीनों संगठनों ने मिलकर क्या किया? 2016 में एग्रीमेंट साइन किया कि वे कृषि में ज़्यादा नहीं, FAO क्यों आए? कृषि में ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रयोग नहीं करेंगे। आप जो फसलों में डालते हैं कीटनाशी, पेस्टिसाइड डालते हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। पशुओं को चारे के रूप में बहुत देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं पशुओं को, खाद्य पदार्थों में डालते हैं, वो नहीं होगा। और इंसान भी कम यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक का, वरना AMR से नहीं बचा पाएंगे। तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ दोस्तों, 3 संस्थाओं का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों 2015 में हम बात करें, एनुअल वीक मनाते हैं अवेयरनेस के लिए हम लोग, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है 2015 से दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास हो रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा एक प्रयास हो रहा है यहाँ पर ग्लास क्या है सर? WHO ने लॉन्च किया 2015 में इसको। ग्लास का मतलब क्या है? ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम, यानी कुल मिला के निगरानी करनी है। नॉलेज की जो अंतर है, डेटा नहीं है हमारे पास, डेटा चाहिए हमको सर। हमें क्या करना है? लोगों को सर्विलांस करना है कि कौन से एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना उनका नुकसान हो रहा है। एक प्रकार से डेटा हमारे पास हो, कौन कौन से नए सुपर बग आ गए हैं, कौन कौन से एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ फ्लॉप हो रही हैं, उनकी चर्चा हमको करनी है दोस्तों ग्लास के अंदर। ये काम हो रहा है दोस्तों। ये कब आया? 2015 से। कौन लॉन्च कर चुका है? WHO, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आगे चलें। बाकी 2019 में आके अवेयर भी आ गया आपका। इसके अलावा GRDP याद रखिए दोस्तों, GRDP ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप कौन कर रहा है सर? WHO के साथ कर रहा है एक संस्था, ड्रग फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव, DNDi, दोनों मिलकर कर रहे हैं सर ये GRDP। इसके तहत हम क्या कर रहे हैं? ऐसी दवाइयाँ बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर डेवलप करेंगे, डिलीवर करेंगे नए प्रकार के ट्रीटमेंट जो क्या होंगे दोस्तों? AMR से लड़ सकें, सुपर बग से लड़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? DNDi और WHO मिलकर ऐसे ट्रीटमेंट तैयार करेंगे, वैक्सीन तैयार करेंगे, ड्रग्स तैयार करेंगे जो लड़ सके AMR से हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो रिसर्च भी हो रही है, सर्विलांस भी हो रहा है, अवेयरनेस भी हो रही है, ग्लोबल कमिटमेंट भी है, सब कुछ है। क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत बताया मैंने आपको यहाँ पर, भारत ने एक्शन प्लान जारी कर लिया है अपना 17 में, नेशनल एक्शन प्लान जारी कर चुके हैं हम AMR को लेकर। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR आ चुका है 17 में हमारे यहाँ पर, याद रखिएगा। इसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो हमारी 17 की है दोस्तों, उसमें क्लियर कहा गया है कि प्रायोरिटी है हमारी AMR, हमारी प्राथमिकता में है AMR, इस पर निपटने का प्रयास करेंगे। तो हमारी प्रायोरिटी है AMR की, ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं अपनी हेल्थ पॉलिसी में दोस्तों। इसके अलावा क्या किया हम लोगों ने? 2014 से ही शेड्यूल H1 तैयार कर दिया। शेड्यूल H1 क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, शेड्यूल H1
जो ये कानून है आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है दोस्तों 1940 का हमारे यहाँ पर, जिसके तहत उन दवाइयों के नाम लिखे होते हैं जो बेची जा सकती हैं भारत में। उसमें शेड्यूल होते हैं ABCD H तक शेड्यूल, कई सारे और भी शेड्यूल उसके बाद है। उसमें लिखा होता है कि कौन सी दवा डॉक्टर कहने मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, कौन सी किस अस्पताल को मिलेगी, कौन सी कैसे कहाँ मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, वो सब लिखा होता है। तो शेड्यूल H1 की दवा का मतलब होता है दोस्तों ये दवाएं बिना डॉक्टरी पर्चे के आपको नहीं दी जाएंगी। आप कहेंगे भाई लाओ एंटीबायोटिक दे दो मेडिकल स्टोर पर जाके, वो नहीं देगा बिना डॉक्टरी पर्चे के। तो शेड्यूल H1 की दवाएं वो होती हैं जो बिना डॉक्टरी पर्चे के, बिना रेगुलेशन के मार्केट में नहीं बिक सकती दोस्तों। तो भारत ने क्या किया, कई सारे एंटीबायोटिक को शामिल कर दिया हमने कहाँ पर, शेड्यूल H1 में। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा रेड लाइन कैंपेन आपको याद होना चाहिए। रेड लाइन कैंपेन जिसमें दवा पर आपकी पट्टी बनी आती है, लाल रंग की पट्टी बनी आती है, रेड वर्टिकल लाइन बनी आती है दोस्तों, जिससे आप अवेयर हो पाएँ कि भैया ये एंटीबायोटिक आप खाने वाले हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों FSI ने मानक जारी कर दिए हैं, जो एंटीबायोटिक मिलाते हैं पशुओं को आप चारे में या फसलों में मिलाते हैं, उसके मानक जारी कर दिया। यानी हमारे देश में भी काफ़ी प्रयास हो रहा है एंटी बैक्टीरिया को लेकर दोस्तों, AMR को लेकर एक्शन प्लान आ चुका है दोस्तों, बताया मैंने आपको यहाँ पर। अपडेट लास्ट 2 साल पहले आया था, कोलेस्ट्रीन को बैन कर दिया था भारत सरकार ने एनिमल फूड इंडस्ट्री में। UPSC ने क्वेश्चन पूछा 2019 के PT में आपसे कि AMR कैसे कैसे हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो आया था 2019 में भारत सरकार ने खाद्य पदार्थों में, फूड इंडस्ट्री में कोलेस्ट्रीन को बैन कर दिया था। याद रखें सारी बातें दोस्तों, आपके काम का टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात मैंने कर दी आपके साथ। चलिए, टीबी की दवाई ज़्यादा दिया तो MDR TB ऑलरेडी हम जानते हैं, इस बारे में आवश्यकता बताने की नहीं है मुझे यहाँ पर। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक पे लेंगे। याद रखिए मल्टी MDR TB क्या होती है, जब से सामान्य TB की दवाएं, ये जो दवाएं होती हैं फर्स्ट लाइन ड्रग बोलते हैं दोस्तों इनको हम लोग। ये काम कर, पहले आपको दवा दी जाती है TB होने पर, ये नहीं हुआ सही, फिर ये अगर दवाएं काम नहीं कर रही हैं ये, तो यानी आपके हो चुकी है MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB, ठीक है। फिर अब MDR TB की दवाएं दी जाएंगी उस केस में। तो हमारे यहाँ पर ये दवाएं दी जाती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। इसके फेल होने पर फिर सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स दी जाती है, जो कि सफल नहीं होने पर MDR TB मान लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ड्रग रेजिस्टेंस TB एक आध दवा फेल हो गई, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कई दवाएं फेल हो गई, XDR एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस जब MDR की दवाई भी काम नहीं कर रही हैं तब कहा जाता है एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस TB व्यक्ति को हो जाती है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए चर्चा में रहा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। याद रखिए भारत सरकार TB खत्म करने का प्रोग्राम ला चुकी, कब तक, 2025 तक हमें TB खत्म करना है। RNTB जो प्रोग्राम चल रहा है, रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम जो चल रहा है दोस्तों हमारे यहाँ पर, RNTCP रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हमें 2025 तक ख़त्म करना है, TB ख़त्म करना है दोस्तों यहाँ पर, जिससे SDG लक्ष्य हालांकि 2030 तक का है, हमें ख़त्म करना है 2025 तक, एलिमिनेट करना है दोस्तों। इसके लिए हम लोग रणनीति ला चुके हैं, कब, नेशनल स्ट्रेटजी प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल हमने लॉन्च किया। उसके बाद 17 में आके दोस्तों हम स्ट्रेटजी ला चुके हैं, कब से कब तक की है, नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन 17 से 25, जी हाँ 17 में लॉन्च किया है रणनीतिक योजना, ख़त्म करना है 25 तक। TB को हम ख़त्म कर देंगे 2025 तक। याद रखिएगा रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम का नाम रिवाइज कर दिया गया लास्ट ईयर 1 जनवरी 2020 इसका नया नाम क्या हो गया है, राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम, हिंदी में कहते हैं NTEP या राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। नया नाम है किसका दोस्तों, रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम। अब कंट्रोल नहीं करना, अब TB पहले होता था कंट्रोल करना है, TB C फॉर कंट्रोल था, अब हटा दिया कंट्रोल नहीं, एलिमिनेट करना है, तो हमने नाम रख दिया नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP, रिवाइज हटा दिया, नया प्रोग्राम है दोस्तों। तो 1 जनवरी 2020 से लागू हो चुका है देश में NTEP। इस पर ज़्यादा अपडेट नहीं आया, लेकिन चर्चा हो सकती है MDR XDR के बारे में दोस्तों आपके साथ। तो रणनीति आ चुकी है दोस्तों, बताया मैंने आपको यहाँ पर ये। चलिए बात मलेरिया की कर लें दोस्तों, मलेरिया ख़त्म करने का प्लान। तो WHO का प्लान चल रहा है दुनिया में दोस्तों E2025, ये क्या है सर, 2025 तक इरेडिकेट करना मलेरिया 2025 तक दोस्तों। E0205 ये है मलेरिया को उन्मूलन करना है 2025 तक दोस्तों। आइए तो 2017 में दोस्तों याद किया WHO लॉन्च किया था E2020, जिसका उद्देश्य क्या था, 2020 तक उद्देश्य क्या था दोस्तों यहाँ पर, ज़ीरो इंडिजीनियस केस, जी हाँ स्वदेशी स्तर पर कोई केस ना आए हमको यहाँ पर। तो 2020 लॉन्च किया, बहुत सफल नहीं रहा, हमने इसको बाद में अपडेट किया दोस्तों यहाँ पर। अब 25 देश आइडेंटिफाई किए हमने दोस्तों जहाँ पर बहुत केस आते हैं मलेरिया के। तो यहाँ पर 25 देशों में पूरा ख़त्म करना है मलेरिया आने वाले दिनों में दोस्तों हमको यहाँ पर। और E2025 लॉन्च किया हमने इस साल, मलेरिया डे पर लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है, एरेडिकेट मलेरिया बाय 2025, जी हाँ दोस्तों, मलेरिया ख़त्म करना है इन 25 देशों में 2025 तक।
और अल्टीमेटली ख़त्म करना है 2030 तक पूरी दुनिया से। हालांकि बड़ा कार्यक्रम है E2025 एरेडिकेट ऑफ मलेरिया बाय 2025 इन पहले 25 उन देशों में जहां बहुत केस आते हैं मलेरिया के। अभी हाल ही में चाइना को मलेरिया फ्री कर दिया गया, WHO द्वारा घोषित किया गया। दोस्तों याद रखिए, भारत में कब तक ख़त्म करना है मलेरिया? भारत में ख़त्म करना है हमें 2027 तक मलेरिया ख़त्म करने का हमारा साल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। तो रणनीति 17 से 22 तक की है, तो 22 तक आके इंपॉर्टेंट जो प्राथमिकता वाले जिले ख़त्म कर देंगे। 22-27 तक इंपॉर्टेंट जिले या छोटे मोटे केस आते हैं उसको ख़त्म कर देंगे, और बाकी अगले 3 सालों में मतलब कोई केस नहीं आने देंगे, जिससे हम 2030 में अपनी कंट्री को फ्री कर पाएँ मलेरिया। 17-27 तक सब खत्म कर देंगे मलेरिया केस, 27 में मलेरिया केस ना आए, जिससे अगले 3 सालों का समय होता है, WHO 3 साल मांगता है, और 30 में जाके हम लोग अपने केस को फ्री कर दें, मलेरिया को फ्री कर दें, मलेरिया फ्री देश हो जाए हमारा। तो टारगेट 17 से 22 पहले लक्ष्य में कुछ जिले आइडेंटिफाई किए गए हैं, फिर कुछ और जिले आइडेंटिफाई किए, जब मलेरिया ख़त्म किया जाएगा 27 में सभी तक ख़त्म कर देंगे, जिससे 3 सालों तक कोई केस ना आए बढ़े, तो 30 तक क्या होगा, भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। दोस्तों अल्टीमेटली एलिमिनेट करना है मलेरिया 2030 तक, इसलिए 27 तक कोई केस भारत में नहीं आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखें हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आपके साथ। मलेरिया के बाद आते हैं आदित्य L1। दोस्तों चर्चा रही हमारा ये सोलर मिशन है जो इसरो लॉन्च करने वाला है, जो घूमेगा L1 ऑर्बिट में। ट्रेडिशनल नोट से पढ़ाई हम लोगों ने दोस्तों काफ़ी बड़े स्केल पर। जो घूमेगा L1 ऑर्बिट में अध्ययन करेगा क्या, सूर्य से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन का स्टडी करेगा। सर किसका? ये सूर्य से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन का दोस्तों, सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करेगा दोस्तों। ये सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करेगा हमारा आदित्य L1 दोस्तों। ठीक है, समवेयर लॉन्च होगा 2022 में। याद रखिए चर्चा रही इसके दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 1 लाइन याद रखिएगा, इसमें इसको सहयोग तो इसरो तो भेजेगा ही इसको, लेकिन इसका पार्टनर बन रहा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के तहत आने वाली हमारी एरीज लैब। एरीज लैब कहाँ पर दोस्तों? ये बनी है नैनीताल में। एक टेलीस्कोप है हमारा जो लगा है नैनीताल में, जिसको इसरो ऑपरेट नहीं करता। टेलीस्कोप कौन ऑपरेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक नज़र रखेगा इसके ऊपर, इसके डेटा के ऊपर। तो एरीज नाम की जो लैब है हमारी दोस्तों, आर्यभट्ट के नाम पर यहाँ पर, तो एरीज जो लैब है दोस्तों, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल में है दोस्तों। ये सपोर्ट सेंटर रहेगा आदित्य L1 के लिए। याद रखिएगा किस में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के अंदर ये शामिल होता है। यानी इसरो और DST एक प्रकार से पार्टनरशिप कर रहे हैं आदित्य L1 मिशन के लिए। दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ हम लोग यहाँ पर। लैग्रेंज ऑर्बिट्स, आप जानते हैं L1 ऑर्बिट्स यहाँ पर दोस्तों, यहाँ मूव करेगा आपका ये आदित्य आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 22 डिग्री सर्कुलर हेलो दोस्तों, ये क्या एक वर्ड है, ये काम का है आपके लिए। 22 डिग्री सर्कुलर हेलो बात करें यहाँ पर सूर्य का आभामंडल। दोस्तों आभामंडल किस प्रकार का, फोटो देख लीजिए एक बार आप लोग। तो अभी देख रहे हैं फोटो में स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन के लेफ्ट में ये सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ आपको एक आभामंडल दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं 22 डिग्री हेलो। कब होता है? जब सूर्य का झुकाव आपके जो प्रेक्षक है या जो ऑब्जर्वर है उससे 22 डिग्री पर हो दोस्तों। तो अगर 22 डिग्री पर होगा, सूर्य यहाँ दिख रहा है आपको, और ये 22 डिग्री पर ऑब्जर्वर खड़ा होगा, तो आपको एक हॉलो या एक प्रकार से एक आभामंडल दिखाई देगा सूर्य के चारों ओर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर तो ये आभामंडल दिखाई देता है। खास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी रोशनी दिखाई देती है ज़्यादा आपको, इससे हम कहते हैं सनडॉक्स। ठीक है, तो सनडॉक्स क्या है दोस्तों? सनडॉक्स सूर्य के आभामंडल के दोनों तरफ अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो मुझे 2 सूर्य या रोशनी दिखाई देती है, इससे हम कहते हैं सनडॉक्स। ठीक है, इन चीज़ कहते हैं सनडॉक्स दोस्तों। तो सन के हेलो हो सकता है, मून का हेलो हो सकता है। सर आप देख रहे हैं ऐसे ही, ये सन हेलो दिख रहा है हमको यहाँ पर, ये मून हेलो है, ये सन हेलो दिखता है हमको यहाँ पर दोस्तों। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक शब्द याद रखिएगा, वो है आपके काम का सनडॉक्स। ठीक है, लिखा है कहीं मैंने सनडॉक्स क्या होता है दोस्तों? द ब्राइट स्पॉट ऑफ वन ऑफ बोथ साइड ऑफ द सन। जी हाँ, तो ये आपको दिख रहे हैं ब्राइट स्पॉट, इन्हें कहते हैं हम लोग सनडॉक्स। कंफर्म रहिएगा, हिंदी मत कीजिएगा। ये हो गया दोस्तों आपका सनडॉक्स, और सर्कुलर हेलो बनता है दोस्तों। विशेषकर कोण हो जाते हैं, हेक्सागोनल शेप बन जाता है सर, इससे बनता है ये एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, बेसिकली प्रकाश का एक सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 डिग्री हेलो की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। ब्लैक होल चर्चा में रहा, ब्लैक होल की बात बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, लेकिन ब्लैक होल में एक नाम मैं चाहूँगा चर्चा में कब से बात कर लूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। ठीक है, ब्लैक होल जैसा आप जानते हैं दोस्तों, 2019 में ब्लैक होल का पहले तो फ़ोटो खींचा गया, एक हमने फ़ोटो खींचा ब्लैक होल का, एक इमेज हमको प्राप्त हुई पहली बार दुनिया में ब्लैक होल की। किसने खींची वो सर? कुछ टेलीस्कोप लगे हैं पृथ्वी पर, जगह जगह कुछ टेलीस्कोप लगे हैं दोस्तों पृथ्वी पर,
उन टेलीस्कोप ने खींचा कंबाइंड रूप से। याद रखिएगा, इन टेलीस्कोप के नेटवर्क को हम कहते हैं इवेंट होराइज़न नेटवर्क। इवेंट होराइज़न नेटवर्क कहते हैं दोस्तों, जिसमें आपके कई टेलीस्कोप शामिल होते हैं दोस्तों। चिली का है, या फिर यूरोप के हैं, या फिर एंडीज़ में जो लगा है, अटकावा में लगा है, या फिर अमेरिका हवाई में लगा है। इनके नेटवर्क को कहते हैं दोस्तों इवेंट होराइज़न नेटवर्क। इसके द्वारा ये फ़ोटो खींचा गया। ठीक है सर, अलग से वर्ड जानते हैं इवेंट होराइज़न क्या होता है दोस्तों। इवेंट होराइज़न क्या होता है, एक शब्द देखें तो मान लीजिए ब्लैक होल है अगर, तो उसकी जो बाउंड्री है ना, अगर आप इसके अंदर चले गए तो लौट के नहीं आ सकते, नो रिटर्न पॉइंट। यानी इसके अंदर चले गए तो ब्लैक होल खींच लेगा अपनी तरफ, यहाँ तक बस संभावना लौट के आ सकते हैं। तो ये जो बाउंड्री है दैट वन इज इवेंट होराइज़न। तो इवेंट होराइज़न मतलब द आउटर साइड ऑफ द और आउटर पार्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द ब्लैक होल। तो इसके बाद आपका नो रिटर्न पॉइंट हो जाता है, इसके बाद आप नहीं लौट सकते हैं। तो इवेंट होराइज़न दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इवेंट होराइज़न पर ही प्रकाश मुड़ जाता है। इसका मतलब क्या है सर, ये आपका ब्लैक होल है, पीछे से कोई लाइट सोर्स आ रहा है, पीछे कोई सूर्य है यहाँ पर, वहाँ से लाइट सीधी आनी चाहिए दोस्तों। मैं यहाँ खड़ा हूँ अगर, तो लाइट सीधी आनी चाहिए मेरी आँख में, लेकिन चूंकि बीच में ब्लैक होल आ गया तो सन की लाइट क्या होती है सर, ऐसे मुड़ती हुई प्रतीत होती है मुझे। तो क्या होता है सर, लाइट मुड़ती हुई दिखती है मुझे, यहाँ पर लाइट मुड़ती हुई दिखती है। इस फिनोमेना कहते हैं हम लोग आइज ऑफ लेंस या आइज ऑफ ब्लैक होल या लेंसिंग, आई लेंसिंग या ब्लैक होल लेंसिंग दोस्तों, क्योंकि लेंस की तरह मुड़ती हुई दिखाई देती है मुझे यहाँ पर। तो इसे हम कहते हैं आई लेंसिंग या ब्लैक होल लेंसिंग। मैसिव लेंसिंग सोलर लेंसिंग होती है दोस्तों, जहाँ प्रकाश मुड़ता हुआ प्रतीत होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी खींच लेता है बाकी प्रकाश को तो अंदर, लेकिन जो साइड से गुजर सकता है, जो इवेंट होराइज़न से गुजर जाता है, वो पहुँच जाता है प्रेक्षक की आँख तक दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं आई लेंसिंग दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, काम आएगी आपके लिए। तो इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप दोस्तों, ये उन्होंने फ़ोटो खींचा यहाँ पर। दुनिया में कई जगह लगे इवेंट होराइज़न फ़ोटो, यहाँ पर अल्मा लगा है या फिर और जगह लगे हैं दोस्तों। ये इन्हें हम कहते हैं इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। अगला टॉपिक ब्लैक होल पे चर्चा में रहा, मिनी ब्लैक होल दोस्तों। ये क्या है, यूनिकॉर्न। हमारी पृथ्वी का या हमारे सोलर स्पेस से सबसे पास में जो ब्लैक होल है ढूंढा गया, मिनी ब्लैक होल ढूंढा गया दोस्तों, उसकी बात करें, इसका नाम हमने रखा है यूनिकॉर्न या V723 MON। तो हमारी पृथ्वी के बाद बात करें, द स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी। जी हाँ दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे करीबी है और बहुत छोटा ब्लैक होल है दोस्तों। इसका नाम क्या रखा है हम लोगों ने यहाँ पर, इसका नाम है यूनिकॉर्न या V73 MON दोस्तों। इसका मास है ब्लैक होल का हमारे सूर्य से 3 गुना ज़्यादा है। कितना दूर है हमसे सर, ये महज 1500 प्रकाश वर्ष दूर, हमसे महज 1500 लाइट ईयर दूर है दोस्तों। ये काम आएगा आपके लिए याद, यूनिकॉर्न या V73 MON दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए छोड़ दीजिए, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंगल अभियान काफ़ी चर्चा में रहे हमारे लिए इस साल। मंगल अभियान काफ़ी चर्चा में रहे। 3 देशों ने, चाइना ने भेजा अपना मंगल अभियान त्यानयान, UAE ने भेजा होप नाम का जापान की सहायता से, और किसने भेजा दोस्तों, हमारा अमेरिका ने भेजा। परसेवरेंस की बात करेंगे, रोवर गया, हेलीकॉप्टर भी गया उसमें, तो तीनों की बात कर लेते हैं फटाफट आपके साथ। अगर हम देखें दोस्तों, परसेवरेंस किसका रहा, ये रहा अमेरिका का दोस्तों। रोवर है जो लैंड किया, वहाँ पर लैंड करा मंगल की सरफेस पर, और एक हेलीकॉप्टर निकल के उड़ रहा है मंगल की सरफेस पर दोस्तों। आपको याद होगा उसका हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, मिनी हेलीकॉप्टर नोन एज इंग्यूनिटी, या ड्रोन टाइप की एक चीज़ है दोस्तों वो, जो उड़ रही है पहली बार किसी एलियन या किसी अन्य प्लानिट की या अन्य ऑब्जेक्ट की सरफेस पर ऊपर उड़ रहे हैं हम लोग वहाँ पर, उसका नाम है इंग्यूनिटी, जो ड्रोन उड़ रहा है दोस्तों। कहाँ लैंड किया इसने, जज़रून मास, जी हाँ क्रेटर है, वहाँ इसने लैंड किया है। तो क्रेटर जज़रून मास नाम का क्रेटर है दोस्तों, उसने वहाँ पर लैंड किया है इस परसेवरेंस रोवर ने। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए दोस्तों, हम बात करें इसके अलावा और किसने लॉन्च किया, हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, नासा की बात हुई यहाँ पर। अदर देन तियानवान-1 दोस्तों, ये चाइना का मिशन रहा, चाइना लैंड किया वहाँ पर। तो चाइना लैंड किया दोस्तों, याद रखिए तियानवान-1। इसमें जो रोवर है, मिशन का नाम तो ये है, रोवर का नाम क्या है दोस्तों, ज़ुरोंग रोवर। तो चाइना का भी रोवर लैंड करा, सफल रहा चाइना लैंड कराने में। दुनिया का तीसरा मैं कहूँगा देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक लैंड कराया है वहाँ पर अभी। USA, USSR और अब चाइना तीसरा देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक लैंड कराया मंगल की सरफेस पे दोस्तों। तो थर्ड नेशन बन गया है चाइना आफ्टर US एंड सोवियत। तो तीसरा देश है दोस्तों यहाँ पर ये कहाँ पर, ज़ुरोंग रोवर इसने उतारा है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर उतारा है, जगह का नाम है यूटोपिया प्लेंटिया दोस्तों। तो सदर्न पार्ट है मंगल का, यूटोपिया प्लेंटिया, वहाँ उतारा है दोस्तों। रोवर का नाम ज़ुरोंग रोवर, मिशन का नाम तियानवान-1। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे हम लोग, UAE ने मिशन भेजा अपना होप मार्स मिशन।
ये ऑर्बिटर मिशन है दोस्तों, केवल घूमेगा ये मंगल के चारों ओर। और इसके लिए क्या कौन मदद कर रहा है? जापान ने मदद की दोस्तों। तो जापान की सहायता से यूएई का सैटेलाइट या यूएई का ऑर्बिटर को भेजा गया जो घूम रहा है मंगल के चारों ओर सरफेस पर दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको स्पष्ट हो रही हैं। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, स्पेस में स्पेस एक्स एंड क्रू 2 मिशन चर्चा में रहा है। स्पेस एंड क्रू 2 मिशन दोस्तों, क्विकली स्कैन कर लें इसको भी हम लोग यहाँ पर। स्पेस एक्स एंड क्रू 2 मिशन क्या है सर ये? ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगा, काम आएगा दोस्तों। यहाँ बैकग्राउंड की चर्चा भी करनी पड़ेगी मुझे आपके लिए यहाँ पर। ओके, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, स्पेस में हमारा एक मिशन चल रहा है। थोड़ा कलर बदल लेते हैं इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ से यात्रियों को ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, लॉजिस्टिक ले जानी पड़ती है, सामान खाने पीने को ले जाना पड़ता है, उनके लिए सामान लेके आते हैं। इसके लिए हमें रीयूजेबल शिप चाहिए होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकें। रीयूजेबल जहाज़ चाहिए होते हैं जो लोगों को जा सकें ऊपर लेकर, लौट भी सकें लोगों को लेकर। ऐसा नहीं छोड़ के नहीं आना है ना, लेके भी आना है। तो रीयूजेबल शिप चाहिए होते हैं हमको। अमेरिका हमसे पहले कार्यक्रम चलाया दोस्तों, शटल प्रोग्राम अमेरिका का चला काफ़ी सालों तक। अटलांटिस, कोलंबिया, डिस्कवरी, चैलेंजर, एंटरप्राइज, 5-6 बनाए अमेरिका ने, 6 बनाए थे दोस्तों। 6 शिप बनाए जिसमें लोग जाते थे। ऐसे ही एक क्रैश हो गया था, इसमें से एक कल्पना चावला की मौत हो गई थी इसमें हमारे यहाँ पर। तो शटल प्रोग्राम अमेरिका का जो यात्रियों को लेके जाता था और सामान को लेकर आता था वहाँ से, ठीक है। अमेरिका ने शटल प्रोग्राम बंद कर दिया क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, 2 बड़े एक्सीडेंट हो गए अमेरिका के इसमें। अमेरिका ने बंद कर दिया शटल प्रोग्राम अपना। उसके बाद अमेरिका ने मदद दी सोयूज की। सोयूज किसका है सर? ये रशियन है दोस्तों। तो सोयूज रशिया का शटल प्रोग्राम है जिसमें 3 यात्री जा सकते हैं एक बार में। तो पिछले कुछ सालों से रशिया अमेरिका के एस्ट्रोनॉट को ऊपर लेके जा रहा था और ऊपर से लोगों को नीचे लेकर आ रहा था। तो अमेरिका सोयूज की सर्विस ले रहा था, लेकिन अमेरिका के संबंध खराब चल रहे हैं सोवियत रशिया से इस समय, तो ये मुश्किल होती है कई बार डील करने में। तो सोयूज तो है लेकिन अब उसका महंगा पड़ता है, 3 यात्री लेके जाता है एक बार में, तो थोड़ा सा महंगा है अमेरिका के लिए ये, ठीक है। अब अमेरिका ने प्राइवेट कंपनियों का भैया आप लोग तैयार करो अपने शटल बटल, वो आप लोग लेके जाओ हमारे यात्रियों को ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम जानते हैं, फेमस कंपनी स्पेस एक्स। किसकी है? एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने क्या किया दोस्तों? तैयार किया अपना एक रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट तैयार किया दोस्तों। उस पर लगाया अपना इस मिशन दोस्तों। क्या क्या है? तो रॉकेट तैयार किया, फाल्कन रॉकेट से PSLV GSLV होता है, रॉकेट तैयार किया दोस्तों इसने। उसके ऊपर इसने कैबिन रखा जहाँ यात्री बैठ सकते हैं, 5, 6, 7 यात्री तक बैठ सकते हैं दोस्तों इसमें, अमेरिका के शटल की तरह। इस कैप्सूल का नाम रखा ड्रैगन, कैबिन कह लीजिए, कैप्सूल कह लीजिए, ड्रैगन कैप्सूल, जहाँ यात्री बैठ सकते हैं दोस्तों। और इसे लॉन्च किया ऊपर ISS के लिए। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया क्या दोस्तों? नाम दिया गया आपका यहाँ पर क्रू 2 मिशन या स्पेस एक्स का क्रू 2 मिशन। तो क्रू 2 मिशन क्या है दोस्तों? स्पेस एक्स कंपनी का वो मिशन जिसके ज़रिए एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा गया। उसके लिए फाल्कन रॉकेट और ऊपर रखा क्या? कैबिन, जिस कैबिन का नाम था ड्रैगन कैबिन दोस्तों। सारी बात रिवाइज कर ली हमने, एक बार देख लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। रिसाइकिल स्पेस एक्स कैप्सूल का रिकवरी कर सकते हैं बार बार। यहाँ पर भी 4 एस्ट्रोनॉट लेके गया दोस्तों ये क्रू 2 मिशन के तहत, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्रू 2 मिशन जो इज़ द सेकंड ऑफ 6 क्रूड मिशन, 6 मिशन चलेंगे इसमें। उसमें सेकंड है दोस्तों ये। नासा और स्पेस एक्स का एग्रीमेंट हुआ है 6 मिशन के लिए, उसमें से सेकंड मिशन था उनका, ठीक है सर। यहाँ पर कमर्शियल प्रोग्राम है किस कंपनी का? स्पेस एक्स का। इसका जो कैबिन, उसका नाम क्या है दोस्तों? ड्रैगन नाम का कैबिन है। तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैपेबल कैरिंग ऑफ 7 पैसेंजर, 7 लेके जा सकता है दोस्तों अपने साथ। ये पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो पहुँचाए कहाँ तक सर? स्पेस स्टेशन तक पहुँचाए दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो स्पेस एक्स का ड्रैगन। याद रखिए नासा का पहला शटल प्रोग्राम चलता था ISS तक जाने के लिए। नासा का अपना शटल प्रोग्राम था जो नासा ने बंद कर दिया दोस्तों पहले, ठीक है। तो ठीक है, तो नासा का अपना था, स्पेस शटल प्रोग्राम था दोस्तों। हाँ, ड्यू टू हाई कॉस्ट, बहुत महंगा पड़ता था, लोग मारे गए थे, इसे बंद करना पड़ा अमेरिका को। रशियन सोयूज लेता था लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंड बहुत ज़्यादा हो गया था इसके ऊपर, इसको भी बंद करना पड़ा दोस्तों। उसके बाद अमेरिका ने 2011 में एग्रीमेंट किया प्राइवेट कंपनियों के साथ और हमने लॉन्च कर दिया। बड़ी ऐतिहासिक बात है अपने आप में। ISS याद रखिए जो ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहा है, 5 पार्टनर बता चुका हूँ कई बार मैं आपको, नासा, रॉसकॉम, जासा, ESA और CSA, ये 5 पार्टनर है दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में, स्पेस स्टेशन में आपके, ठीक है। भारत इसका पार्ट नहीं है दोस्तों। कब लॉन्च किया गया था ISS? 1998 में। घूम रहा है लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। स्टडी होती है वहाँ पर क्या सर? माइक्रोग्रेविटी में साइंस की स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की स्टडी करते हैं सूक्ष्म गुरुत्व में दोस्तों। यहाँ पर सारी बात याद होनी चाहिए आपको। यहाँ पर यह ISS घूम रहा है आपका अंतरिक्ष में 1998 से दोस्तों, ठीक है। चलिए बाहर आएंगे हम लोग यहाँ से।
ओके, चलो दोस्तों तुम्हारे काम का यहाँ पर हम लोग हो जाते हैं। ओके, ये क्या खबर है सर? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU ने कुछ नई किस्में वैरायटी तैयार की हैं सर, फसलों की वैरायटी तैयार की हैं, गेहूं की, टमाटर की, अनार आदि की तैयार की वैरायटी, ठीक है, जो पोषक रिच है, कोई समस्या नहीं है। हमारे काम की, न्यूज़ काम की नहीं है। वैरायटी का नाम चाहें तो याद रखिएगा, जैसे बैंगन की वैरायटी उसने तैयार की है, एक पंजाब रौनक नाम है दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, पंजाब रौनक है, पंजाब भरपूर है। चेरी टमाटो तैयार किया है उसने, पंजाब सोना या पंजाब केसर है। पाव एंड चपाती उसने तैयार की है जिसमें पॉलीफेनॉल्स कम है, अच्छी बात है। ये वैरायटीज़ के नाम है, लेकिन हमारे काम का ये नहीं है दोस्तों। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उसे सपोर्ट मिल रहा है भारत सरकार के पर्स कार्यक्रम से। पर्स कार्यक्रम क्या है दोस्तों? थोड़ा सा नाम देख लीजिए, काम आएगा आपके लिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इसका प्रोग्राम में पर्स करता क्या है सर? नाम पढ़ सकते हैं, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस ग्रांट। जी हाँ, यूनिवर्सिटी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अनुदान किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के द्वारा। तो पर्स कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे विश्वविद्यालयों में R&D बढ़े, विज्ञान में एक्सीलेंस बढ़े, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक दोस्तों क्या करता है? माफ़ कीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक अनुदान देता है, ग्रांट देता है किसको? यूनिवर्सिटीज़ को। तो पाऊ ने पर्स अनुदान के तहत ये फंडिंग प्राप्त की और तैयार किए नए प्रकार की किस्में दोस्तों। बहुत बढ़िया, याद हो गया सारी बातें आपको। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग आगे चलेंगे आपके साथ। जेनोबॉट्स ऑनलाइन दोस्तों, जेनोबॉट्स क्या हैं? ये स्टेम सेल विथ बायोनिक स्टेम सेल। तो ये बायोनिक स्टेम सेल में कहूँ तो अच्छा रहेगा दोस्तों। स्टेम सेल ऑफ फ्रॉक्स, जी हाँ, इसको आपने क्या किया? रोबोट तैयार किए हैं स्टेम सेल की सहायता से। जी हाँ, स्टेम सेल की सहायता से रोबोट तैयार किए गए, खासकर मेंढक के स्टेम सेल लिए गए, उसे रोबोट तैयार किया गया, उसका नाम रखा गया जेनोबॉट्स। तो जेनोबॉट्स क्या दोस्तों? ये अपने आप में कहा जाए तो एक प्रकार से बायोलॉजिकल रोबोट्स है। बायोलॉजिकल रोबोट का नाम है, याद रखिए फिलहाल जेनोबॉट्स। बायोलॉजिकल रोबोट तैयार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज अच्छा रहेगा। बायो रोबोट्स, बायोलॉजिकल रोबोट्स का नाम है दोस्तों जेनोबॉट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। निक्सी की बात कर लें फटाफट दोस्तों। निक्सी के 3 अपडेट हमारे पास यहाँ पर हैं, देख लेते हैं स्पीड में क्या क्या है निक्सी के 3 अपडेट दोस्तों। निक्सी के 3 अपडेट क्या हैं दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं आपके साथ। ओके, निक्सी क्या है बताया था मैंने आपको, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज दोस्तों। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज है ये संस्था, कंपनी हमारे यहाँ पर, ठीक है, इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्या काम करता है सर? भारत में जो इंटरनेट मिलता है उसे ISP को देता है, ISP आपके घरों तक पहुंचाते हैं। यानी मुंबई में जो हमको तार रिसीव हुआ इंटरनेट का बड़ा सा तार, वो निक्सी के पास आता है, निक्सी जियो को देगा, वोडाफोन को, एयरटेल को, इसको उसको सबको बांटेगा, जिससे आपके घरों तक कनेक्शन ला सके, है ना, ऐसे कुछ होता है। जी हाँ, निक्सी ही काम करता है, रेगुलेटर है निक्सी, एक प्रकार रेगुलेटर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर एक प्रकार से। जो इंटरनेट हमको मिला है उसको आप, जैसे पानी का कनेक्शन आपके घर तक आएगा, आपके घर तक कैसे आ रहा है? बड़ा पानी का कनेक्शन होगा, उसको अलग कॉलोनी में दिया जाएगा, ये काम वाटर बोर्ड करता है, ये काम निक्सी यहाँ करता है दोस्तों। तो इंटरनेट जो मिला है देश को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके घर तक पहुँचाना निक्सी देखता है दोस्तों। इसने कुछ बदलाव किए हैं, 2-3 हाल में नई चीज़ आई है दोस्तों। पहली बात तो क्या हुआ है, निक्सी कब से काम कर रहा है? 2003 से काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं दोस्तों निक्सी ने, आपके काम के हैं तीनों, याद रखिएगा। एक्सपर्ट पैनल IP गुरु लॉन्च किया दोस्तों इसने, IP गुरु। अभी IP गुरु क्या है? IPv6 एक्सपर्ट पैनल या IP गुरु। कुल मिलाकर हमारी कंपनियां, हमारी संस्थाएं अपने इंटरनेट एड्रेसिंग में, अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल में पहले जो V4 यूज़ करती हैं, IPv4 यूज़ कर रही हैं राइट नाउ, वो अभी इसके स्थान पर हम लोग IPv6 का यूज़ करें, प्रमोट करें अपनी कंपनियों को, मदद करें, उनको टेक्निकल मदद करें। इसके लिए हमने क्या किया है दोस्तों, बनाया एक्सपर्ट पैनल या IP गुरु। तो IP गुरु क्या काम करेगा दोस्तों? समूह होगा एक्सपर्ट्स का, जो कंपनियों को सलाह मशवरा एडवाइस करेगा कि कैसे कंपनियां अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 IPv4 को IPv6 में स्विच कर सकती हैं, क्या क्या फ़ायदे होंगे, कैसे कर सकती हैं, ये गुरु आप सलाह देंगे। किसको देंगे सलाह? कंपनियों को, एक्सपर्ट पैनल सलाह देगा। पहला काम। निक्सी एकेडमी तैयार की गई, यानी निक्सी क्या करेगा दोस्तों? करिकुलम शुरू करेगा, पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जिससे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हों,
आज मेरी कंपनी है, मुझे IPv6 में स्विच करना है पूरे सर्वर सिस्टम को लेकर, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है मेरे पास, मुझे आता नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास है नहीं। तो निक्सी एकेडमी से लोग पढ़ के निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे, सर्टिफाइड लोग निकलेंगे, उन्हें एक्सपीरियंस होगा, उन्हें पढ़ाई होगी कि IPv4 को IPv6 में कैसे स्विच कर सकते हैं, कैसे मिनिमम कॉस्ट में कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो IPv6 क्या है सर, ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहा है IPv6 आगे बढ़ने की ओर, जिससे हम लोग अपना पाएँ IPv6 को। ये सलाह देगा कैसे बढ़ना है, ये करेगा, बीच में टेक्निकल काम करेगा दोस्तों, ठीक है। निक्सी IP इंडेक्स ये चेक करेगा कि IP हुआ क्या नहीं। तो देश में IPv6 अपनाने वाले स्तर कितना है, हम इंडेक्स करेंगे। भैया आपने, अच्छा आपके राज्य में 10 कंपनियां थी, 4 ने अपना लिया, आपके राज्य में 10 कंपनियां थी, आपने 8 ने अपना लिया, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इंडेक्स क्या करेगा, भारत की रैंक ग्लोबल स्केल पे क्या है, भारत में कितनी कंपनी अपना चुकी हैं IP को, भारत के राज्यों में स्केल क्या है, कितनी कंपनियां अपना चुकी किसी राज्य के अंदर IP को, उसका एक इंडेक्स होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, पैनल IP ग्रुप क्या करेगा दोस्तों, सपोर्ट करेगा इंडियन कंपनीज़ को, किस बारे में, टेक्निकल बाधाएं जो उनको आ रही हैं IPv6 अपनाने में मदद करेगा। किसके द्वारा लाया गया दोस्तों, निक्सी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो मंत्रालय में किस में आता है सर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम आता है, मिनिस्ट्री ऑफ IT में हमारे यहाँ पर, उसके तहत ये काम होगा सारा सर, ठीक है। निक्सी एकेडमी बताई मैंने आपको यहाँ पर, जिससे क्या होगा सर, हम टेक्नोलॉजीज़ में स्किलफुल कर पाएँ अपने लोगों को, ठीक है। जो IPv6 आमतौर पर नहीं सिखाया था कॉलेजों के अंदर, वो हम सिखा सकें सर। IP इंडेक्स क्या होगा सर, जिससे हम जान पाएँ कि भारत IPv6 को अपनाने में दुनिया में कहाँ पर है, हमारे राज्य कहाँ पर है IPv6 को अपनाने में दोस्तों। चलिए, बाकी ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा UPSC, अगर जाता है तो, कुछ सालों से नहीं आया क्वेश्चन, IPv6 पर तक काम हो रहा है तो पूछ सकता है। IPv6 128 बिट एड्रेस होता है दोस्तों, ये मुकाबले में कहा जाए जो होता था पहले 32 बिट का एड्रेस, उसके मुकाबले ये अब 128 बिट का एड्रेस होता है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आप तक पहुँच रही है। ओके दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की भी निक्सी के बारे में, तीनों टॉपिक पर। आइए बात करते हैं आपके साथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इस साल के लिए, क्योंकि जितना वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है, जितना डेटा फ्लो हो रहा है इंटरनेट का, कहीं ना कहीं कंपनियां जो हमारी MNCs हैं या जो हमारी कंपनियां हैं, इंटरनेट कंपनियां या जो डेटा यूज़ करती हैं, वो चाहती हैं डेटा सिक्योर हो। उनके घर पे जो उनका वर्कर बैठा है, एम्प्लॉयर बैठा है, उनका क्लाइंट है, जो उस डेटा सुरक्षित फ्लो होना चाहिए, वरना हैकर ने हैक कर ले तो मुश्किल हो सकती है उनके लिए। तो डेटा सुरक्षित कब होगा, जब वो यूज़ करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। जी हाँ, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ कर रहा है हमारे यहाँ पर। एक प्रकार से टूल डिज़ाइन किया गया जिससे हैकर ये जान नहीं पाता कि इसका किसी भी कनेक्शन का सोर्स क्या है और किसी भी कनेक्शन का डेस्टिनेशन क्या है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी आप दुनिया में तक कहीं से भी बोल रहे हो, कहीं भी सुन रहे हो, आप ये नहीं जान पाएंगे दिल्ली से मुंबई के बीच कनेक्शन बना हुआ है। आपको लगेगा ये कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूरोप के किसी देश से आ रहा है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो हैकर से हैक नहीं कर पाते हैं आमतौर पर। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में आपको सोर्स और डेस्टिनेशन का पता आमतौर पर नहीं चलता, इससे हैक करना मुश्किल काम होता है। तो एक प्रकार से ज़रूरी है देश के लिए कहीं ना कहीं, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, हमारी कंपनियाँ हैं, वो रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में काम कर सके। लेकिन खतरे उतने ही ज़्यादा हैं, जितना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बढ़ेगा उतने आतंकवादियों को अच्छा काम होगा। जो देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाना चाहते हैं उनको फ़ायदा होगा, इससे उनको ट्रैक करना ही मुश्किल कहीं ना कहीं है यहाँ पर। तो VPN के प्रयोग को लेकर हंगामा हो रहा है देश के अंदर दोस्तों। VPN क्या है, एक प्रकार कहा जाए एन्क्रिप्ट लाइन होती है, इसमें आप सोर्स और डेस्टिनेशन का पता नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग आतंकवादी भी कर रहे हैं और देश की सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है। चर्चा रही दोस्तों VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर आप IP ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसमें प्रॉक्सी नेटवर्क यूज़ करते हैं क्योंकि आपको लगता है कहीं और से फ़ोन आ रहा है या कहीं और से कॉल चल रहा है ये। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। यहाँ पर नैनो स्निफर दोस्तों, ऑनलाइन नैनो स्निफर के बारे में IIT बॉम्बे ने तैयार किया दोस्तों नैनो स्निफर तकनीक। ये क्या करेगा, नैनो स्निफर सर एक उपकरण होगा, डिज़ाइन किया गया है। यदि किसी भी अगर सामान में, किसी भी डिवाइस में छोटी सी मात्रा में भी अगर रखा, एक्सप्लोजिव रखा है, कोई TNT रखा है, कुछ एक्सप्लोजिव पदार्थ रखा है, कुछ नाइट्रोइड पदार्थ रखे हैं, जो खतरनाक पदार्थ रखे हुए हैं, छोटी सी मात्रा भी, इवन माइक्रो सेंसर है ये, छोटी सी मात्रा, मतलब मैं कहूँ आपसे नैनोग्राम मात्रा भी अगर उसमें है, अवशेष भी हैं उसके, तो नैनो स्निफर ढूंढ लेगा उसको और बता पाएगा कि इस आइटम, इस बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का खतरनाक हथियार हो सकता है, खतरनाक बारूद हो सकता है दोस्तों। तो एक्सप्लोजिव
ट्रेस कर सकता है नैनो स्निफर। नैनोग्राम अगर पदार्थ भी लगा रह गया कहीं, हाँ एक कण भी बाहर लगा रह गया कहीं अगर उसके, तो उसको माइक्रो सेंसर चेक कर लेगा। तो ये माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेसर डिटेक्टर है। क्या है? नैनो स्निफर दोस्तों। तकनीक का नाम तैयार किया आईआईटी बॉम्बे ने, सुरक्षा के लिए काम आएगा दोस्तों हमारी। म्योन G2 एक्सपेरिमेंट दोस्तों चर्चा में होगा। याद पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा है हम लोगों ने काफ़ी बड़े स्केल पर, उसमें बताया था मैंने आपको म्योन पार्टिकल क्या होते हैं दोस्तों, याद होगा। क्वार्क पार्टिकल, लेप्टॉन पार्टिकल और फोर्स कैरियर, याद है ना। तो लेप्टॉन में हमने पढ़ा था क्या दोस्तों, लेप्टॉन पढ़ा था हमने म्योन पार्टिकल, म्योन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, टाउ, ये सब क्या होते हैं सर, लेप्टॉन पार्टिकल होते हैं आपके। और म्योन क्या होता है, म्योन भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल दोस्तों। लेकिन अभी हाल में म्योन के बारे में हमारे पास कोई नई चीज़ें शामिल आई हैं, कोई नई चीज़ मालूम पड़ी है दोस्तों हमको यहाँ पर। अभी एक्सपेरिमेंट हुआ G2 एक्सपेरिमेंट, और उसमें ये पता चला कि जो भी आपके स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में लिखा हुआ है म्योन के बारे में, उसका व्यवहार उससे अलग है, उसका बिहेवियर उससे अलग है दोस्तों। उतना उसका स्पिन, उसका आवेश, उसका मास नहीं है जितना कि होना चाहिए आपके लिखा है पार्टिकल के स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में, उससे अलग है दोस्तों। इसे किया गया फर्मी लैब अमेरिका में, इसे अमेरिका की फर्मी लैब में किया गया दोस्तों। फर्मी लैब काफ़ी अच्छी लैब है, भारत के साथ कोऑर्डिनेट भी करती है। तो फर्मी लैब में इसका रिसर्च किया गया और पाया गया कि म्योन की प्रकृति अस्थिर टाइप की होती है, यानी जो जिसका बेस, इसका मास होता है, एनर्जी होता है, चेंज होती रहती है यहाँ पर। तो थोड़ा सा याद रखिए, G2 एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है किसके संबंध में हुआ, ये म्योन के संदर्भ में हुआ दोस्तों, ठीक है यहाँ पर। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम लगातार बदलता रहता है दोस्तों। तो ये एक कैरेक्टराइज करते हैं G2 से हम लोग, म्योन का G2 एक्सपेरिमेंट किया गया फर्मी लैब में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ट्रांसफैट को लेकर चर्चा रही काफ़ी बड़े स्केल पर साल भर। ट्रांसफैट क्या होते हैं दोस्तों, याद करें एक बार क्विकली, हम लोग स्कैन करें आपके साथ। ट्रांसफैट पे बात कर दूं मैं यहाँ पर। फैट हम कहते हैं दोस्तों सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, है ना। संतृप्त वसा में दोस्तों अगर मैं कहूँ आपसे, जो कार्बन कार्बन होते हैं इनके बीच आमतौर पर स्ट्रेट बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे के सारे, ये सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, और एक पॉलीमर चेन होती है, लंबी चेन हो सकती है, स्ट्रेट चेन होती है, संतृप्त होते हैं दोस्तों ये, ठीक है। ये बॉडी में अगर जाएंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ाते हैं दोस्तों, यानी LDL और HDL दोनों बढ़ाते हैं दोस्तों ये। तो यहाँ पर ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ाते हैं। बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है बैड यानी LDL, और गुड होता है HDL दोस्तों। तो LDL बढ़ेगा तो नुकसान होगा शरीर को, शिराएं धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा आपका, नुकसान कर सकता है, ठीक है सर। बात करें सर, एक होता है हमारे पास ट्रांसफैट, एक होता है दोस्तों ट्रांसफैट। ट्रांसफैट क्या होता है सर, ये भी स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन इसमें एक जगह या कई जगह, दो जगह डबल बॉन्ड हो सकता है दोस्तों। तो ये होता है ट्रांसफैट, ठीक है। ये बनाया जाता है, ये बनाया जाता है दोस्तों लैब के अंदर। ट्रांसफैट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन पार्शनेट की जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रांसफैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, मेरे पास डायग्राम होगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ डायग्राम से, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, एक बार देखते हैं दोस्तों आपके साथ, इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या है ये डायग्राम। एक होता है दोस्तों सैचुरेटेड फैट, कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला दिख रही है हमको यहाँ पर, नो डबल बॉन्ड, स्ट्रेट स्ट्रक्चर, रूम टेम्परेचर पे आमतौर पे सॉलिड अवस्था में होते हैं। ये जमी अवस्था, सॉलिड अवस्था में होते हैं दोस्तों, जैसे रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट, चीज़ आदि होते हैं, या फिर नारियल का तेल आपका है, ये क्या है दोस्तों, सैचुरेटेड है। इसमें याद रखिएगा ये दोनों निकलते हैं, LD और HDL दोनों आते हैं इससे सर, LDL और HDL दोनों आते हैं इससे। टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है शरीर के अंदर सर ये, ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इसका, ठीक है। इससे आपके हार्ट में रिस्क में रिड्यूस होता है, लेकिन आमतौर पर चूँकि दोनों बढ़ते हैं तो फिर भी कुछ में बेहतर है। ट्रांसफैट की बात करें सर, ये भी स्ट्रेट चेन है, लेकिन इसमें कई पर वन और मोर डबल बॉन्ड्स, या तो एक जगह या हो सकता है आगे जाकर दो जगह डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं सर यहाँ पर। स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी सीधा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। सेमी सॉलिड, आमतौर पर सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं कक्ष के तापमान पर, जैसे कि आपका बात करें हम लोग यहाँ पर, या क्रीम सूप की बात करें, या चिकन पाई की बात करें, ये बनाए जाते हैं लैब के अंदर बनते हैं दोस्तों ये। इनके अंदर ना दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है LDL, बहुत ज़्यादा होता है LDL, कम होता है इसमें HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये बहुत ज़्यादा पैदा करता है शरीर के अंदर डायबिटिक चीज़ें, स्ट्रोक, या आप कह सकते हैं एक प्रकार से हार्ट डिजीज़ पैदा करता है दोस्तों, ठीक है। बात करें असंतृप्त की सर, असंतृप्त में बड़ी बात स्ट्रक्चर जो होता है बैंड होता है, ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। वन डबल बॉन्ड होगा तो हम बात करेंगे मोनो सैचुरेटेड। थोड़ा सा मैं आ जाऊँ बोर्ड फिर से आपके लिए, याद रखिए दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर ये है कार्बन का सर, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन
इसमें कहीं एक डबल बॉन्ड है दोस्तों, तो ये होगा मोनो। पहली बात तो एकल है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, एकल असंतृप्त वसा अम्ल दोस्तों, ठीक है। एक होता है यहाँ पर कई होते हैं तो पॉली, कई डबल बॉन्ड हो सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, ये पूरी चेन लंबी चेन होती है आमतौर पर, कई डबल बॉन्ड हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये होता है दोस्तों पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है। पहली बात तो दोनों मंत्र समझिए, दोनों ही बैंड होते हैं, दोनों ही ये मुड़ी अवसंरचना होती है, लेकिन मोनो और पॉली। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, आइए इस पर चलें फिर से लेकर आपको। तो कहाँ मिलता है सर? अगर मोनो अनसैचुरेटेड की बात करें तो बैंड होता है वन, और डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड होता है दोस्तों यहाँ पर। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे आपका ये, जैसे आप कहें हम लोग इसके तेल की बात करें सर इसमें, तो इसमें हम देखें ऑलिव ऑयल है सर हमारे पास, कैनोला ऑयल है या एवोकाडो ऑयल है, बहुत सारे ऑयल होते हैं दोस्तों ये। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ये रिस्क हार्ट डिजीज़ को कम करता है, ठीक है सर। पॉली अनसैचुरेटेड की बात करें, पॉली अनसैचुरेटेड बहु डबल बॉन्ड वाले दोस्तों, तो मल्टीपल डबल बॉन्ड होते हैं दोस्तों, ये भी बैंड स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है आमतौर पर सर ये रूम टेम्परेचर पर। इसकी बात अगर समझें हम लोग यहाँ पर, जैसे ओमेगा 3 या ओमेगा 6 दोस्तों एक प्रकार के होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, इनमें दोनों में ही गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है दोस्तों। अब बात करें जो मछलियों के अम्ल आते हैं, मछलियों के जो कनाची में तेल आते हैं, या फिर सनफ्लावर है या कॉर्न ऑयल है या नट्स ऑयल है दोस्तों, मूंगफली का तेल भी इसमें शामिल होता है, ये कहलाते हैं दोस्तों पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल। काफ़ी अच्छे होते हैं, शरीर के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, हार्ट डिजीज़ को कम करते हैं। तो ट्रांस फैट याद रखिएगा दोस्तों। ट्रांस फैट की बात मैं कर दूँ, खबर क्या है दोस्तों? ट्रांस फैट खतरनाक है शरीर के लिए दोस्तों, तो ट्रांस फैट खतरनाक है शरीर के लिए, तो हमने क्या किया दोस्तों, ट्रांस फैट को लेकर सरकार ने और WHO ने मानक जारी किए हैं। WHO का मानना है कि 2023 तक ट्रांस फैट दुनिया से ख़त्म कर दिए जाएंगे, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ट्रांस फैट टेस्टी बनता है खाना और लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जो चिप्स के पैकेट आते हैं आपके, उसमें ट्रांस फैट होता है जिससे वो लंबे समय तक ख़राब ना हो, तो ट्रांस फैट का यूज़ करते हैं ये लोग, लेकिन शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। WHO का उद्देश्य है 2023 तक ट्रांस फैट खत्म कर देना। भारत ने स्वीकार किया दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को, याद रखिए भारत ने भी, हमने आदेश जारी क्या कर दिया दोस्त, सुन लीजिए यहाँ पर, हमने आदेश जारी कर दिया, FSI ने आदेश जारी कर दिया है कि जो आप सामान बेच रहे हैं उसमें अभी ट्रांस फैट 5% तक हो सकता है, लिमिट हमारे 5% ट्रांस फैट की राइट नाउ, लेकिन 2021 तक 3 करना पड़ेगा और 2022 तक इसे 2% करना पड़ेगा। 2% से हम कम को मानते हैं, ट्रांस फैट फ्री वस्तु है कोई, तो 2% तक ही ट्रांस फैट हो सकता है। कब तक? 2022 तक। इसके बाद ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2022 तक हम कितना करना है ट्रांस फैट? 2%। अभी कितना चल रहा था? 5% दोस्तों ये, ठीक है। ट्रांस फैट की बात हो रही है, 5 से 2 करना है हमको। एक बार देख लेते हैं आप लोग, हट जाता हूँ मैं यहाँ से, आप आराम से देख लीजिए इसको, ठीक है। तो 5 से अभी 5% हम यूज़ करते हैं, लिमिट है, 3 करेंगे इस साल, अगले साल इसको 2% कर देंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग यहाँ पर याद रखिएगा WHO भी इसको कह चुका है, कब तक? 2023 तक 2% करने की। हम क्या कर रहे हैं, हम तो एक साल पहले ही इसको प्राप्त कर रहे हैं 2022 में, 2% 2022 में अचीव कर रहे हैं, ताकि WHO कहता है 23 में दोस्तों। तो 2% यूज़ करने से नुकसान कम होता है यहाँ पर, लेकिन अगर आप उस तेल में 12 फ्राई करेंगे, रिपीटेड हीटिंग करेंगे, तो ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ठीक है, एक बार फ्राई या 2 बार फ्राई कर सकते हैं सामान में आप, उससे ज़्यादा फ्राई करने पर दोस्तों मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ट्रांस फैट की बात हो गई दोस्तों आपके साथ यहाँ पर। IHIP दोस्तों, IHIP क्या है याद रखिएगा। भारत में हेल्थ सिस्टम को डिजिटलाइज करने की मुहिम चल रही है। भारत में हेल्थ सिस्टम को डिजिटलाइज करने की काफ़ी मुहिम चल रही है। हमारे यहाँ बीमारियों पर निगरानी कर पाएँ, सर्विलांस कर पाएँ, उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। उसी प्रयास का नाम है IHIP दोस्तों। IHIP क्या है? अब ये मैं इतना कहूँ आपसे, एक प्रोग्राम चलता था हमारे यहाँ पहले, इसका नाम था IDSP। पहले प्रोग्राम चलता IDSP, एकीकृत बीमारी निगरानी कार्यक्रम, ये चलता दोस्तों, हेल्थ मिनिस्ट्री देखता था। एकीकृत निगरानी, भैया मलेरिया कितने केस आए यहाँ पर, अच्छा डेंगू कितने केस आए, अच्छा कितने लोग हेपेटाइटिस से मरे, एड्स से क्या मौतें हो रही हैं, उनका डेटाबेस एक तैयार होता था, ठीक है। डेटाबेस तैयार होता है दोस्तों, जिससे महामारी को रोक पाएँ, बीमारी बढ़ रही उसको रोक पाएँ हम लोग यहाँ पर। तो एक बार डेटाबेस था IDSP यहाँ पर। अब हुआ कि 15 दिन में कितनी मौतें डेटा भेज दिया, फिर 20 दिन में कितनी मौतें डेटा भेज दिया, इस प्रकार ये काम करता था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब इसको रियल टाइम कर रहे हैं और इसको बड़ा कर रहे हैं। बड़ा करने का मतलब है एकीकृत हेल्थ इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर आपको सब सूचना मिल पाएंगी। बीमारियां हैं जो, उनका डेटा क्या चल रहा है देश में रियल टाइम बेसिस पर, अभी कितने लोगों को कोविड है, अभी कितने लोगों को मलेरिया है, अभी कितने लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं, सब मिलेगा आपको एक साथ यहाँ पर। प्लस
साथ ही साथ हम जान पाएंगे यहाँ पर बीमारी कितनी क्या क्या चल रही है देश के अंदर। इसके अलावा कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी हैं दोस्तों, कितने बेड्स हमारे पास है, कितने अस्पताल हमारे पास है, कितने नंबर डॉक्टर्स हमारे पास हैं, किस राज्य में क्या हो रहा है, यानी कुल मिलाकर हेल्थ इन्फॉर्मेशन माफ़ कीजिएगा, हेल्थ इन्फॉर्मेशन दोस्त बात मैं कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजीज़ हमने बढ़ा दी। अब इसमें कुपोषण के आंकड़े, कितने बच्चे मेल न्यूट्रिशन है, कितने बच्चों में एनीमिया है, उसके डाटा भी आपको यहाँ पर मिल सकेगा दोस्तों। तो ये एकीकृत अप्रोच होगा यहाँ पर। ये तो 33 प्रकार के डिजीज़ कवर करेगा। जो पहले 18 प्रकार का पुराना 18 प्रकार करता था, 33 प्रकार का पोर्टल होगा दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार से इंसान में आ रही हैं। तो ये एक प्रकार से ना केवल हेल्थ डेटा देगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी भारत के बारे में आपको। कर्नाटक पहला राज्य बना जिसने IHIP को लागू कर दिया अपने राज्य में दोस्तों यहाँ पर, तो निगरानी करना आसान हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल हेल्थ मिशन का पार्ट है अपने आप में। ये राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च कर चुके हैं दोस्तों हम लोग, उसका पार्ट है। डेटाबेस को भी डिजिटाइज होना होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर न्यू HIP। तो पहले दोस्तों डेटा बहुत धीरे धीरे आता था। अब ये पहले वीकली बेसिस पर डेटा कलेक्ट होता दोस्तों, अब ये क्या होगा, रियल टाइम बेसिस पर होगा। पहले 13-18 डिजीज़ होती हैं, हम 13 से 18 डिजीज़ थी, अब यहाँ पर 33 डिजीज़ शामिल होंगी। तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, हमने पूरा इसको जोड़ दिया है सर्विलांस के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आपके साथ। भारत ने जारी की दोस्तों रेयर डिजीज़ पॉलिसी, अपनी इंडियन रेयर डिजीज़ पॉलिसी जारी हो चुकी है हमारे यहाँ पर। तो नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज़ जारी कर दी भारत सरकार ने दोस्तों। क्या होती हैं दुर्लभ बीमारियाँ? आमतौर पर WHO कहता है भैया ऐसी बीमारी जो 1000 की आबादी में एक या उससे कम लोगों को होती है। 1000 की आबादी में एक या उससे कम लोगों को होती है दोस्तों, तो कहलाती है WHO की भाषा में कहा जाए रेयर डिजीज़। भारत में थोड़ा सा चेंज किया है। भारत में हमने कहा है सर 2500 से कम आबादी पर, या 2500 की आबादी में से एक या कम केस आए तो हम कहेंगे वो दुर्लभ बीमारी है दोस्तों। लेस देन 1, ऊपर एक से ऊपर केस आ गया तो वो एक नॉर्मल डिजीज जाएगी। लेस देन 1 केस अगर आते हैं, एक से कम केस आता है 2500 की आबादी में, तो हम कहेंगे ये रेयर डिजीज़ दोस्तों। समस्या क्या है, इनकी बीमारियाँ बहुत, इलाज बहुत महंगा होता है। कई बार कोई इंजेक्शन लगवाना है बच्चे को, आपने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, NGO मदद करते हैं, परोपकारी लोग आगे आते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए या उनको बच्चों को टीका लगवाने के लिए। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई लाइफ लॉन्ग डिजीज़ हो सकती है जो इलाज लगातार चलना पड़ेगा, थैलेसीमिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। ये महंगे इलाज होते हैं कई बार इनके लिए, तो इनके लिए हमने क्या किया दोस्तों, पॉलिसी जारी कर दी है। तो पॉलिसी के कीवर्ड्स क्या सुन लीजिए दोस्तों, की पॉइंट्स क्या हैं पॉलिसी की अगर बात करें तो। हेल्थ मिनिस्ट्री जारी कर दी है पॉलिसी दोस्तों यहाँ पर। पहली बात तो क्या, हम यहाँ पर वित्तीय सहायता देंगे एक बार कम से कम। तो बीमारियों की पहचान की गई है, यदि ये बीमारी बच्चे में होती है, लोगों में होती है, तो उनका एक बार वित्तीय सहायता दी सकते हैं। तो उसकी कितनी सहायता मिलेगी, मैक्सिमम 20 लाख रुपए दिए जाएंगे एक मुश्त उसको। कोई इंजेक्शन लगवाना है आपको या कोई एक बार ट्रीटमेंट होना है आपका, तो 20 लाख तक का खर्चा सरकार देगी यहाँ पर। किन बीमारियों के लिए, जिसको सरकार ने ग्रुप 1 डिजीज़ कहा है, जिनका एक बार में इलाज संभव है। कई बीमारियाँ होती दुर्लभ जो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी, हर महीने आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, हर महीने आपको कुछ नए कोशिकाएँ चाहिए नहीं, लेकिन ऐसी बीमारियाँ जो एक बार इंजेक्शन लगने से, एक बार ट्रीटमेंट होने से सही हो सकती हैं, उनके लिए 20 लाख तक की सहायता मिलेगी। ठीक है सर। ये फंडिंग कहाँ से आएगी, राष्ट्रीय आरोग्य निधि दोस्तों, RAN चलती है हमारे यहाँ, आरोग्य निधि, यहाँ से फंडिंग आएगी दोस्तों, सरकार देगी फंडिंग। इसके अलावा क्या करेंगे दोस्तों, इन बीमारियों पर रिसर्च को बढ़ावा देंगे। ये जो बीमारियाँ हैं इन पर रिसर्च हमारे यहाँ नहीं होती है, रिसर्च बढ़ाई जाएगी सर हमारे यहाँ पर। इसके अलावा क्या करेंगे सर, डेटाबेस तैयार करेंगे, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग सही हुए, क्या रिकॉर्ड है, कितनी समय लगता है बीमारी इलाज होने में, डेटाबेस तैयार करेंगे सर। क्षमता निर्माण करेंगे अपने डॉक्टर्स का, अस्पतालों का, ये काम करेंगे दोस्तों। इसके अलावा एक पॉइंट जो लिखा नहीं है यहाँ पर, अर्ली डिटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हमें ये भी काम करना है बड़े स्केल पर सर। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस भी करेंगे सर, खासकर माँ बाप का स्क्रीनिंग डायग्नोसिस को, मान लीजिए कोई बीमारी है बच्चे को ट्रांसफर हो सकती है, तो माँ बाप का स्क्रीनिंग डायग्नोसिस किया जाए जिससे हम रोक सकें यहाँ पर। तो अवॉइडेंस इन प्रेगनेंसी इन एडवांस एज, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे बच्चा को अगर लगता है हमें जानलेवा कोई बीमारी हो सकती है, तो यहाँ पर प्रिवेंट करेंगे बोथ को सर। बर्थ को प्रिवेंट करना, जन्म लेने से रोकना बच्चे को सर। माँ बाप की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी सर हमको यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये सारे काम होंगे दोस्तों इस योजना के तहत। ACT क्या दोस्तों बताया मैंने आपको, ACT है कोवैक्स टू कोविड-19 टूल्स। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा काम है यहाँ पर, बताया स्टार्टिंग में कोवैक्स बताया मैंने आपको यहाँ पर। तो ये 3 पार्टों से मिलके बनता है कि कैसे हम किट तैयार कर रहे हैं, थेरेपेटिक किट तैयार कर रहे हैं। या जो कोवैक्स है दोस्तों, उसी का एक आप हरारकी ऊपर जाते हैं कोवैक्स में। जब आप कोवैक्स तो तीसरा पार्ट है वैक्सीन बांटने का, तो
कोवैक्स में 3 या उसके 3 पार्ट जो हैं, ACT हम बोलते हैं दोस्तों, एक्सेस टू द कोविड-19 टूल्स। जी हाँ, ACT एक्सीलेटर मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ACT बता दो पहले क्या है। ACT क्या है? WHO कॉन्सेप्ट है जिसका उद्देश्य है ट्रीटमेंट या डायग्नोस किट, RT-PCR किट, थेरेपेटिक किट और वैक्सीन पहुंचाना। उसमें वैक्सीन पहुंचाने वाला प्रोग्राम कोवैक्स है, वो आप जानते हैं। कोवैक्स से वैक्सीन पहुंचाने, बाकी तीनों को जोड़ दीजिए तो बनता है ACT। अब G20 देशों ने क्या किया दोस्तों, इनिशिएटिव लॉन्च किया है ACT एक्सीलेटर। G20 मदद करेंगे ACT को त्वरित करने में। तो ACT क्या याद रखें दोस्तों, ACT WHO इन सभी संगठनों का एक जॉइंट वेंचर है दोस्तों, जिसका उद्देश्य है लोगों तक RT-PCR किट, थेरेपेटिक किट और वैक्सीन पहुंचाई जाए। ठीक है दोस्तों, याद रखना यहाँ पर। तो G20 मदद कर रहा है ACT को त्वरित करने में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ। DRDO ने तैयार किया ये ब्लड प्रूफ जॉकेट दोस्तों, ब्लड प्रूफ जॉकेट तैयार किया है ये, FHAP नाम का जॉकेट है ये, तैयार किया DRDO दोस्तों। याद रखिएगा, इसको तैयार करने के लिए जो मटेरियल प्रयोग करते हैं वो कहते हैं केवलार। ठीक है दोस्तों, तो केवलार वो मटेरियल जिसका प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रूफ जॉकेट तैयार करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बैकाल GVD क्या है सर? बैकाल GVD दोस्तों बताया था मैंने कुछ दिनों पहले आपको, न्यूट्रिनो पार्टिकल जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो बताया था मैंने आपको कि पृथ्वी पर हम न्यूट्रिनो पार्टिकल का अध्ययन करने के लिए जगह जगह डिटेक्टर लगाते हैं। जैसे आइस क्यूब है हमारे पास, कहाँ लगा है ये लगा है सर आपका कहाँ, अंटार्कटिका में। या फिर आप देखें हमने मेडिटेरियन सी में लगा रखा है, गहराई में नीचे उसकी। इसी प्रकार से झील बैकाल लेक में हमने लगाया है GVD, गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर दोस्तों, जिससे हम न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का स्टडी कर सकें। तो रशिया के वैज्ञानिकों ने दोस्तों बैकाल झील की गहराई में लगाया है GVD, जिससे स्टडी हो सके न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना। तो तीसरा लगा है साउथ पोल में लगा है आइस क्यूब, एंट्रेज लगा है भूमध्य सागर में, और GVD लग गया है बैकाल लेक में, जिससे हम लोग 2000 बनना शुरू हुआ तो 16 में ये बन के तैयार हो गया है। तैयार हो गया काम दोस्तों। बैकाल GVD का काम क्या करेगा, न्यूट्रिनो पार्टिकल का स्टडी करेगा। ठीक है दोस्तों, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा है, न्यूट्रिनो पार्टिकल बताए थे मैंने आपको। न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या होते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा है पार्टिकल फिजिक्स आपके साथ। ठीक है ना, बैकाल GVD। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ। वैक्सीन बता दिया दोस्तों मैंने आपको, यहाँ पर वैक्सीन की बात हो गई मेरी आपके साथ। H5N8 बर्ड फ्लू के मामले आए इंडिया में दोस्तों। हमने देखा गुड़गांव में व्यक्ति की मौत भी हुई हमारे यहाँ पर, कोट्टयम में भी देखा हम लोगों ने केस यहाँ पर आए। तो एवियन इन्फ्लुएंजा या कोट्टयम में फैला दोस्तों यहाँ पर ये H5N8 या एवियन इन्फ्लुएंजा दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में आप लोग, काफ़ी पुरानी बीमारी हो चुकी है। तो कई बार की बीमारियाँ आती हैं दोस्तों, H5N1, H7N9, H9N2 और बात करूँगा आपके साथ, या फिर बात कर सकते हैं H5N8 की। यहाँ लिखा है दोस्तों H9N2। ठीक है, तो H9N2, H5N1, H7N9 और चौथा है आपका H5N8 दोस्तों। ठीक है, IUC क्या होता है दोस्तों, दो टेलीकॉम कंपनी यदि अलग नेटवर्क है, इनकमिंग या जो आउटगोइंग कर रहा हूँ, मान लीजिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को फ़ोन कर रहे हैं, और मिस्टर एक्स का जो मोबाइल है वो जियो का है और मिस्टर वाई का मोबाइल है एयरटेल का है दोस्तों, मान लेते हैं। तो एक्स जब कॉल करेगा वाई को, तो जियो यूज़ करेगा एयरटेल के स्पेक्ट्रम का, जिसके बदले जियो एयरटेल को एक पैसा देगा। इसको हम कहते हैं इंटर कनेक्शन यूजेज चार्जेस। कौन किसको देता है दोस्तों, आउटगोइंग करने वाली कंपनी देती है इनकमिंग रिसीव करने वाली कंपनी को उसके स्पेक्ट्रम का यूज़ करने के कारण। तो यहाँ पर वो चाहे तो ग्राहक से लेता है इसका बिल, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन होता क्या है, इंटर कनेक्शन यूजेज चार्ज जो देती है यहाँ पर इस केस में जियो देगी एयरटेल को, या आउटगोइंग कंपनी देगी इनकमिंग कंपनी को। ये ख़त्म हो रहा है दोस्तों, इसको ख़त्म किया जा रहा है भारत में। तो याद रखिएगा 1 जनवरी से ये ख़त्म हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर अब इनको पे नहीं करना होगा, जिसको लेकर आलोचना काफ़ी हो रही थी। IUC अब ये नहीं दिया जाएगा, IUC इंटर कनेक्टेड यूज चार्जेस। तो ट्राई ने फैसला किया है दोस्तों कि IUC नहीं लगाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे आपके साथ हम लोग यहाँ से। GI टैग तो खैर इसका पार्ट नहीं है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने सभी ने आर्ट एंड कल्चर का मैंने एक अपडेट कराया यूट्यूब पर, अभी आपने वो देख लिया होगा। प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का मैंने एक अपडेट कराया है आपको यूट्यूब पर, सभी लोगों को यूट्यूब पर रखा है। टाइप कीजिएगा आर्ट एंड कल्चर अपडेट बाय आशीर्वाद सर, मिल जाएगा दोस्तों आपको, वो आप देख लीजिएगा। 2 लेक्चर हैं आर्ट एंड कल्चर अपडेट के मेरे वहाँ पर, उसमें पूरा GI टैग पूरा अपडेट किया है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ट्राइफेड की पूरी कहानी भी है और GI टैग की पूरी कहानी भी है वहाँ पर, कौन कौन से GI टैग दिए गए हैं प्लीज़ देख लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर अपडेट आपके लिए वहाँ पर पूरा है, लगभग 100 से टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के, तो 60 टॉपिक लगभग हैं आर्ट एंड कल्चर के वहाँ पर, तो बहुत काम आएंगे दोस्तों। वहाँ पर हमने GI टैग को अपडेट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ।
डीसैलिनेशन प्लांट की बात करें दोस्तों, आपको याद होगा मिनिस्ट्री हम जब पढ़ रहे थे, अर्थ साइंस पढ़ाया था जब मैंने आपको, तो मैंने बताया था कि नमकीन पानी को साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन। लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन, कम पानी पर पानी को साफ़ करना, लवण मुक्त करना दोस्तों। तो महाराष्ट्र सरकार ने लगाया है, मुंबई में लगाने की घोषणा की है डीसैलिनेशन प्लांट दोस्तों, जो यूज़ करेगा समुद्री पानी को कन्वर्ट करेगा पीने योग्य पानी के अंदर दोस्तों। याद रखिएगा तकनीक एलटीडी होती है हमारे पानी साफ़ करनी, यहाँ नहीं होगा ऑफकोर्स, यहाँ एलटीडी का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन एलटीडी हमने पढ़ी है मिनिस्ट्री ऑफ, जब पढ़ा था मैं आपको अर्थ साइंस, तब मैंने बताया था आपको अर्थ साइंस अपडेट में हमने एलटीडी याद रखें। यहाँ हम तकनीक यूज़ कर रहे हैं दोस्तों आरओ तकनीक, रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक, परासरण तकनीक, नया रिवर्स परासरण तकनीक का, जिसमें विलायक और विलय या सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को अलग अलग करते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फ़ोटो होता है, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आरओ मशीन कैसे काम करती है, ये गंदा पानी भरा था, नमक वाला पानी भरा था, और ये मेम्ब्रेन से होकर दोस्तों इधर क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, सारे सॉल्ट इस तरफ ही रुक गए हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट भर जाएंगे, कुछ देर बाद इसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, साफ़ पानी यहाँ रिसीव कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सॉल्ट फ्री करना, नमक फ्री करना, लवण फ्री करना पानी को, ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस दोस्तों। तो मेम्ब्रेन के द्वारा फिल्टर करते हैं हम लोग यहाँ पर, और इससे क्या होता है, पानी में लवणों को मुक्त किया जाता है, तो पीने का पानी बन जाता है दोस्तों। ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस आपके लिए, ठीक है। तो रिवर्स परासरण हम लोग कर रहेंगे दोस्तों, लगाएंगे मुंबई में प्लांट इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। WVX11 जीन क्या है दोस्तों, एक जीन का आइडेंटिफाई किया गया है। ये जीन किस काम आता है सर ये, अगर मैं कहूँ कि पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों, प्लांट सेल्स के अंदर पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो कितना ज़्यादा या कम होगा मैटर करता है इस जीन पर। ये प्लांट जीन है बेसिकली, ये जीन तय करता है कि क्लोरोफिल की मात्रा कितनी होगी। अगर ये जीन ज़्यादा क्लोरोफिल बनाता है या क्लोरोफिल बनता है तो पौधे में ज़्यादा क्लोरोफिल यानी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस मतलब ज़्यादा भोजन मतलब ज़्यादा CO2 का एब्जॉर्ब करना। जी हाँ दोस्तों, तो WVX11 कहीं ना कहीं CO2 को एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकता है, पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा सकता है, इसका स्टडी किया जा रहा है WVX11 जीन दोस्तों। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, जब को छोड़ दीजिए। जीनों में पता है सिक्वेंसिंग की बात चल रही है हमारे यहाँ पर काफ़ी। ओके, इंटेंशनल जीनोमिक ऑल्ट्रेशन दोस्तों, जी हाँ, ये कोई नया नाम नहीं है, आपने साल भर सुना है CRISPR-Cas9 का नाम, साल भर सुना है इसका नाम, आपने साल भर सुना है जीन एडिटिंग का नाम दोस्तों, UPSC का फेवरेट टॉपिक जीन एडिटिंग आपका CRISPR-Cas9, उसी का नाम है दोस्तों जेनोमिक ऑल्ट्रेशन। यहाँ पर दोस्तों आपको याद होना चाहिए काइमेरा या चिमेरा बोलते हैं हम लोग, काइमेरा यानी कि पशु के अंदर, सुअर के अंदर मानव के अंग तैयार करना, या जीनोम एडिटिंग करना दोस्तों, ये हमारे पास प्रायोगिक स्तर पे आ चुका था। ये तकनीक काइमेरा तैयार करना या पशुओं के अंदर मानव के अंग तैयार करना बाय जीन एडिटिंग तकनीक के द्वारा, ये हम कर चुके हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो परमिशन दवाओं की देता है, उसने जीन एडिटिंग या मैं कहूँ इंटेंशनल जेनोमिक ऑल्ट्रेशन की परमिशन दे दी, यानी वहाँ पर मरीजों के लिए हो सकेगा, उनके अंग जानवरों के अंदर बनाए जा सकेंगे और वे जानवरों काट के अंग लगा सकते हैं इंसान के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पर जीन एडिटिंग के ज़रिए होगा जेनोमिक ऑल्ट्रेशन, पशुओं के अंदर मानव के अंग तैयार किए जाएंगे और उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इलाज की मंजूरी दे दी है दोस्तों, ठीक है। तो US अप्रूव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटेंशनल जेनोमिक अल्ट्रेशन दोस्तों, जहाँ पर घरेलू सुअर आदि का प्रयोग किया जाएगा अपने अंगों को पैदा करने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर उपयोग हो सका, उपचार में इसका प्रयोग हो सकेगा दोस्तों, ठीक है। परम सिद्धि क्या है दोस्तों, भारत सरकार का या भारत के पास फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है दोस्तों इस समय का। भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ग्लोबल रैंक में 87 पर आता है दोस्तों। परम सिद्धि इंडिया का फास्टेस्ट है। हम बात करें इसके बारे में सर, परम सिद्धि की चर्चा मैं कर दूं आपके साथ। तो तैयार इसको किया है CDAC ने, परम नाम लगाया था, ऑफकोर्स CDAC का होगा सर, ये परम नाम हमेशा CDAC का होता है, पेटेंट है उसका सर। तो परम सिद्धि CDAC ने तैयार क्या करता है, असेंबलिंग करते हैं बेसिकली, बाहर से मशीन लेकर आते हैं, उसको असेंबलिंग करते हैं इंडिया में हाल फिलहाल। तो इसकी स्पीड कितनी है सर, लगभग इसकी स्पीड है 6 पेटाफ्लॉप्स दोस्तों, 6 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड है। इसके बाद सेकंड फास्टेस्ट है प्रत्यूष हमारा, प्रत्यूष दोस्तों। प्रत्यूष क्या है, ये इसकी स्पीड लगभग 4.5 के आसपास है, 4.5 पेटाफ्लॉप्स है दोस्तों। दुनिया की टॉप 500 की रैंकिंग में भारत के वर्तमान में 2 सुपर कंप्यूटर बचे हैं केवल दोस्तों। एक है 87 रैंक पर आपका प्रत्यूष, माफ़ कीजिएगा परम सिद्धि, और 100 के आसपास, 100 के ऊपर है दोस्तों प्रत्यूष नाम का सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया दोस्तों।
टॉप 500 में आपके 2 ही हैं। टॉप 10 की बात करें, अमेरिका के लगभग 6 हैं सर, बाकी एक चाइना, 2 चाइना, 5 अमेरिका के हैं, 2 चाइना के हैं, पहला जापान का है, एक जर्मनी का है, एक इटली का भी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फास्टेस्ट किसका है सर? फुगाकू नाम का फास्टेस्ट है, फुगाकू फास्टेस्ट इस समय जो जापान का है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो टॉप 500 फुगाकू, बदला नहीं है नाम, वही था, पहले भी नाम यही चल रहा था इसका। जून 2021 में जो टॉप 500 जारी हुई है उस लिस्ट के मुताबिक फुगाकू फास्टेस्ट है। पहले हमारे परम सिद्धि की रैंक 63 के आसपास थी, अब हो गई है दोस्तों 87 रैंक। हमसे तेज़ कंप्यूटर बन गए दुनिया में, हमारी रैंक 87 हो गई दोस्तों। सारी बात याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, 2 पार्ट में कराऊंगा आपको मैं ये। पार्ट 1 अपना यहाँ पर रोकते हैं हम लोग, ठीक है। पार्ट 2 एक लेक्चर होगा दोस्तों, आज ही मिल जाएगा आपको, तो पार्ट 2 होगा आपके लिए, वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को दोस्तों हम लोग, ठीक है। अभी रोकता हूँ मैं इसको, थैंक यू।